आईएएस का सेट नंबर की बात करेंगे 11 है। और सेट नंबर 11 में हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस किया था 1 से लेकर 75 तक के प्रश्नों को, 1 to 75 क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग देखने वाले मुख्यतः 76 है। ये हमारा परफेक्शन आइज का सेट 11 का पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप प्ले स्टोर प्लेलिस्ट आप चेक कीजिए, ठीक है। 76 नंबर प्रश्न की बात करेंगे जो इस प्रकार से, उसको देखिएगा। भारत के चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 76 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो चुनाव आयोग की बात करेंगे, 5 सदस्यों वाला निकाय है, तो गलत है, ठीक है। चुनाव आयोग क्या है? 3 सदस्यों वाला निकाय होता है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमीशन की बात एक होते हैं, और अन्य की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान रखें अन्य कितने होते हैं, तो अन्य इसमें कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल ये सही है। वे राष्ट्रपति की इच्छा तक पद ग्रहण करते, तो ये भी गलत है। राष्ट्रपति की इच्छा तक पद ग्रहण नहीं करते, समय सीमा होती है 6 वर्ष हो जाए या फिर 65 वर्ष हो जाए, जो पहले हो जाए, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या पूछ रहा है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, राइट कौन सा है? तो सेकंड वाला ऑप्शन की बात करेंगे सही है, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो सेकंड ऑप्शन की बात करेंगे सही है। बाकी फर्स्ट एंड थर्ड की बात करेंगे गलत है। 77 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत के चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो संविधान ने चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यता निर्धारित नहीं की है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये वाला ऑप्शन की बात करेंगे। सेकंड ऑप्शन क्या है? संविधान ने चुनाव आयोग के सदस्यों को कार्यकाल निर्दिष्ट नहीं किया है। संविधान ने सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा भविष्य की किसी भी नियुक्ति से वंचित नहीं किया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ध्यान रखेंगे, तो 77 का आंसर क्या होगा? डी, मतलब सारे ही सारे ऑप्शन की बात करेंगे सही है। संविधान ने चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यता निर्धारित नहीं की है। संविधान ने चुनाव आयोग के सदस्यों को कार्यकाल निर्दिष्ट भी नहीं किया है। संविधान ने सेवानिवृत्त चुनाव आयोग को सरकार द्वारा भविष्य में किसी भी नियुक्ति से वंचित नहीं किया है, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सारे के सारे ऑप्शन क्या है इसमें सही है, इसको आपको ध्यान में रखना है। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखिएगा। कौन सा कथन की बात करेंगे वित्त आयोग के संदर्भ में क्या है? गलत है। गलत कथन क्या बताना है आपको? वित्त आयोग केंद्र तथा राज्य के बीच करों के हस्तांतरण के बारे में सिफारिश देता है, तो ये तो आपका सही है। राष्ट्रपति एनके सिंह ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है, ठीक है। तो एनके सिंह की नहीं, ठीक है, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष की बात अरविंद पनगरिया है। कौन है ये? क्या नाम है? अरविंद पनगरिया, अरविंद। ठीक है, ध्यान में रखें। ठीक है, अरविंद पनगडिया ये 16वें वित्त आयोग के क्या है, तो ध्यान में रखेंगे ये आपके अध्यक्ष, ठीक है। पहले कौन थे? एनके सिंह थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि 15वें वित्त आयोग थे। वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, बिल्कुल। सरकार ये एक एडवाइजरी कमेटी होती है, सरकार के लिए इनकी सिफारिश क्या होती है? बाध्यकारी नहीं होती है। उपयुक्त से कौन सा सही है? ठीक है, तो 1 और 3 की बात करेंगे सही है। नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। कब शपथ लिया था? तो ये आसान क्वेश्चन है। तो 9 जून 2024 को अपने तीसरे कार्यकाल के लिए इन्होंने मतलब क्या लिया है? शपथ लिया है, ठीक है। तीसरे बार ये प्रधानमंत्री बने। संघ लोकसभा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ध्यान रखेंगे। यूपीएससी एक गैर संवैधानिक निकाय, गलत है। यूपीएससी की बात करेंगे, संघ लोकसभा आयोग की बात करेंगे तो संवैधानिक निकाय, क्योंकि संविधान में इनके बारे में चर्चा है, ठीक है। अनुच्छेद की बात करेंगे तो कौन सा? 315, ठीक है। अध्यक्ष और सदस्य 5 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद को धारण करते हैं, तो ये भी गलत है, ठीक है। 6 और 65 होता है, क्या होता है? 6 और 65 होता है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। संविधान यूपीएससी को भारत में योग्यता प्रणाली का प्रहरी मानता है, बिल्कुल। तो तीसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर है? तो तीसरा वाला आपका सही है, बाकी ऊपर के दोनों ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? ठीक है, तो गैर संवैधानिक निकाय की बात करेंगे तो नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग की बात करेंगे तो गैर संवैधानिक निकाय है, क्योंकि जीएसटी परिषद 279 के ए में आपको देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात, वो भी एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी की बात करें, ये भी आपका है संवैधानिक। नीति आयोग की बात करेंगे तो गैर संवैधानिक निकाय है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
2016 में 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने देश में जीएसटी कर व्यवस्था की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। ठीक है, तो पहला नंबर तो सही है। 101वां संविधान संशोधन 2016 में था, हालांकि 2017 से लागू है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, इसने केंद्र और राज्य के बीच में प्रभावी प्रशासन सहयोग और समन्वय का मार्ग मतलब क्या किया, प्रयास किया। तो दूसरा भी सही है। केंद्रीय वित्त सचिव जीएसटी परिषद के पदन सचिव के रूप में कार्य करते, तो गलत है। ठीक है, केंद्रीय राजस्व सचिव जीएसटी परिषद के पदन सचिव के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय वित्त सचिव नहीं, केंद्रीय राजस्व सचिव क्या होगा, राजस्व सचिव। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट पद होता है। ठीक है, ये यहाँ पे जीएसटी परिषद के प्रधान सचिव के रूप में कार्य करते हैं। तो आपका तीसरा गलत है, बाकी पहला दोनों कथन की बात करेंगे आपका सही है। अब आता है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन चाहिए। ठीक है, सीएजी भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। ठीक है, बिल्कुल पहला ऑप्शन सही है। सीएजी सार्वजनिक खजाने का संरक्षक होता है, देश की संपूर्ण वित्त को नियंत्रित करता है। तो दूसरा ऑप्शन की बात करेंगे वो भी सही है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा सीएजी भारत के संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है ध्यान रखेंगे, कार्यालय होगा। तो ये गलत है। ये बात तो कही गई है सीएजी के संदर्भ में सही है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने नहीं कही है। किसने कहा, तो अंबेडकर जी ने कहा। किसने कहा, अंबेडकर जी ने ये स्टेटमेंट को कहा। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि सीएजी भारत के संविधान की सबसे महत्वपूर्ण कार्यालय होगा, ये कहा गया है, अंबेडकर जी के द्वारा कहा गया, न कि नेहरू जी के द्वारा कहा गया। इसको आपको ध्यान में रखिए। तो सही उत्तर चुनना है, तो फिर से आपका 1 और 2 की बात करेंगे, सही है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है, मतलब कौन सी ऐसी स्थिति होगी, ठीक है, कि उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति अतिरिक्त न्यायाधीश की, जिसको क्या बोलते हैं, एडहॉक जज के नाम से जाना जाता है, तथार्थ न्यायाधीश जिसको कहते हैं, किस परिस्थिति में, तो उच्च न्यायालय के कामकाज में अस्थायी वृद्धि होने पर, जब कभी क्या होता है उच्च न्यायालय में कामकाज अगर बढ़ जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। भारत के अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अटॉर्नी जनरल, भारत के अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट की बात बिल्कुल सही है। वो राष्ट्रपति की इच्छा पद धारण करता है, ये भी बात करेंगे सही है। उसे निजी कानूनी प्रैक्टिस से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ध्यान में, उसे निजी कानूनी प्रैक्टिस से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, बिल्कुल ये भी से निजी कानूनी प्रैक्टिस से वंचित नहीं किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो उपर्युक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है, बाकी सारे ही सारे कथन की बात करेंगे आपके सही है। राज्य चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है, राज्य चुनाव आयुक्त की बात करेंगे तो भारत के चुनाव आयुक्त की तरह ही स्वायत्त बॉडी है। ठीक है, यह भी एक तरह के स्वायत्त बॉडी है, फ्री बॉडी है, किसी का दबाव नहीं है, संवैधानिक भी है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बोलेंगे किसमें है, तो संविधान का 243 के, ठीक है, के से लेके 243 का कौन सा, ए से लेके कि जेड से लेकर, ठीक है, जेड से ए। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, तो राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, इंपोर्टेंट। अब यहाँ पे देखेंगे, एक व्यक्ति ने ग्राम पंचायत चुनाव में भाग लेने का फैसला किया, उन्हें नामांकन की वैधता अन्य बातों के अलावा इन महत्वपूर्ण शर्तों पर भी निर्भर करनी पड़ेगी। ठीक है, निर्भर करेगी कि क्या है, तो वो भारत के, वो उसका नाम की बात करेंगे तो मतदाता सूची में हो। ठीक है, नामांकन के समय उसकी आयु 18 वर्ष हो, नहीं गलत, नामांकन के समय उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, ठीक है, पंचायत का चुनाव जो लड़ रहा है तो 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, कम से कम आयु 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। वो किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का सदस्य हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का सदस्य होने का कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए, तो सही है। वो भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की घोषणा पत्र करता है, नहीं। ठीक है, भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की घोषणा की बात पंचायत चुनाव में नहीं की जाती है। कौन सा ऑप्शन सही है, तो तीसरा नंबर ऑप्शन सही, मतलब जहां से चुनाव लड़ेगा उस क्षेत्र में उसका नाम होना चाहिए। ठीक है, ध्यान में रखना। 74वें संशोधन में कुछ प्रावधान स्वैच्छिक हैं और कुछ ऐसे हैं जो बाध्यकारी नहीं है, लेकिन राज्यों द्वारा उनका पालन किया जाना अपेक्षित है। निम्नलिखित में से कौन इस श्रेणी में आता है। ठीक है, तो ध्यान रखें कौन इस श्रेणी में आता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो आप देखोगे तो इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर, संघ और राज्य विधानसभा के सदस्यों को नगर निकाय में मतदान देने का अधिकार है। ठीक है, नगर निकायों करों, शुल्कों आदि के संबंध में वित्तीय शक्तियां भी देना है, नगर निकायों को शक्तियों का हस्तांतरण करके उन्हें स्वायत्त बनाना है। ठीक है, तो सारे के सारे ऑप्शन की बात करेंगे आपका सही है।
क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, ठीक है। 74वें संशोधन में कुछ प्रावधान स्वैच्छिक है और कुछ ऐसे हैं जो बाध्यकारी नहीं है, लेकिन राज्यों द्वारा उसका पालन किया जाना अपेक्षित है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन इस श्रेणी में आता है? तो संघ और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को नगर निकायों में मतदान देने का मतलब क्या करना है? अधिकार देना है, ठीक है। ये भी सही है। नगर निकायों में करो शुल्कों आदि के संबंध में वित्तीय शक्तियां भी, ये भी सही है। और नगर निकायों को शक्तियों का हस्तांतरण कर उन्हें स्वायत्त बनाना है, तो ये भी आपका सही है। सारे ही सारे ऑप्शन सही है। पंचायती राज संस्था पर कानून बनाने की शक्ति पूरी तरह से राज्य विधानमंडलों के पास है। पहला नंबर ऑप्शन की बात करेंगे तो सही है। पहला नंबर ऑप्शन की बात करें, बिल्कुल पंचायती राज संस्था पर कानून बनाने की पूरी शक्ति राज्य विधानमंडलों के पास है। विषय ग्राम प्रशासन संविधान की 7वीं अनुसूची के 2 की प्रविष्टि 5 में आता है। तो दूसरा नंबर ऑप्शन की बात करेंगे, तो दूसरा नंबर ऑप्शन की बात करें तो इसका आंसर क्या लिया है? ए लिया। मतलब दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही है, मतलब ये भी सही है, ठीक है। विषय ग्राम प्रशासन संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 के प्रविष्टि 5 में आता है। ये भी ऑप्शन क्या लिया है? आपका सही लिया है, ठीक है। थोड़ा सोल्यूशन सुनिएगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ा, जो कि भाग कौन सा जोड़ा? भाग 9 को शामिल करता है, ठीक है। सॉरी, भाग 11 को शामिल करता है, मिस्टेक, सॉरी। भाग कौन सा है? 11, 11 ही है ना? नहीं सर, अनुसूची 11 है, भाग तो 9 ही है। और भाग 9 अनुसूची 11, मिस्टेक, ठीक है। अनुसूची क्या हो जाएगा? 11, भाग कौन सा है? 9 है, ठीक है। अनुच्छेद इसमें कहां से कहां तक इसमें अनुच्छेद दिखने को मिलेंगे इस भाग में? 243 से 243 के ओ तक, ठीक है। कहां तक? ओ तक, ठीक है। ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। विषय की बात करेंगे तो इसमें विषय कितने हैं? 29 विषय आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, ठीक है। दूसरा वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे तो वो भी क्या है? आपका पूरी तरीके से सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। नगर पालिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, नगर पालिका के संदर्भ में बात हो रहा है तो कौन सा सही है? नगर निकाय को भंग करने से पहले सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। 3 लाख रुपया उससे अधिक की आबादी, 3 लाख या उससे अधिक की आबादी वाले नगर निकाय क्षेत्र में वार्ड समिति का गठन किया जाना चाहिए, ठीक है। राज्य विधानमंडल कानून द्वारा नगर प्रशासन में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों के लिए नगर पालिका में प्रतिनिधित्व का प्रावधान कर सकता है, ठीक है। तो सारे के सारे ऑप्शन की बात करेंगे, आपका सही है। निम्नलिखित आयोगों को चुने और गठन के समय में एक वैधानिक निकाय नहीं थे, लेकिन बाद में कानून ने अपनी शक्ति प्रदान कर दी। तो किसके बारे में बात हो रही है? तो ध्यान में रखेंगे, केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में बात हो रही है और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के बारे में बात हो रही है, ठीक है। क्योंकि इसकी स्थापना 1988 में इसकी स्थापना हो गई थी, ठीक है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड का गठन की बात करेंगे 12 अप्रैल 1988 को हुई थी, लेकिन इसको संवैधानिक निकाय के रूप में, ठीक है, संवैधानिक नहीं, सांवैधानिक निकाय के रूप में इसको दर्जा कब मिलता है? तो 1992 में इसको दर्जा मिलता है, ठीक है। सीबीसी की बात करेंगे तो सीबीसी की स्थापना 1964 में हुई थी, 1964 में हुई थी, ध्यान रखेंगे। लेकिन इसको भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड का गठन की बात करेंगे, ठीक है, ये तो हो गया, ठीक है। और इसको दर्जा की बात करेंगे, इसको भी आई थिंक अभी बाद में दिया गया, ठीक है। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, ध्यान रखेंगे। लेकिन 1992 में संवैधानिक निकाय के रूप में इसको दर्जा दिया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की बात करेंगे 2005 में केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है, ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ये भी आपको देखना है, केंद्रीय सूचना आयोग। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 1 और 3 होगा, ठीक है। केंद्रीय सूचना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न देखिएगा, ठीक है, कुछ ज्यादा ही बना दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज के 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावित नहीं था? कौन नहीं था? तो सभी स्तरों पे ओबीसी उम्मीदवारों के लिए सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में अनिवार्य आरक्षण ये नहीं है, ठीक है। ऊपर के सारे, बाकी सभी स्तरों पर ओबीसी उम्मीदवारों के लिए सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में अनिवार्य आरक्षण की बात करेंगे तो ये आपके नहीं शामिल थे, ठीक है। अब देखिए 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सुंदर प्रश्न। 93 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव विधानसभा और, ठीक है, परिषद के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो पहला की बात करेंगे, ध्यान रखें, गलत है, क्योंकि राज्यसभा में जो प्रतिनिधि जो चुनकर आते हैं वो राज्य विधानसभा से चुनकर आते हैं, न कि परिषद से। उनका चुनाव केवल विधानसभा परिषद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है, परिषद का तो कोई रोल ही नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। परिषद का कोई रोल नहीं होता है, केवल विधानसभा का रोल होता है, ठीक है।
राज्यसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया, तो ये तो आप तीसरा नंबर की बात करेंगे, आपका सही है। बाकी ऊपर के दोनों कथन की बात करेंगे गलत है, मतलब केवल इसका एक कथन सही। पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में कई संवैधानिक आदेश हैं, ठीक है। संविधान के कुछ मामलों में राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मामले में राज्य सरकार संविधान द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन निर्णय लेने के लिए विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है, ठीक है, बताना है। मतलब कह रहा है पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में कई संवैधानिक आदेश है, संविधान ने कुछ मामलों को राज्य सरकार के विवेक पे छोड़ दिया है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मामले में राज्य सरकार संविधान द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन निर्णय लेने के लिए विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग कर सकती है, तो किस किस मामले में कर सकती है। तो 11वीं अनुसूची में शामिल विषय स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाए, ग्राम पंचायतों का विघटन भी है शामिल इसमें, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। ग्राम सभा की शक्ति और कार्यों का निर्धारण भी ये विषय है, ठीक है। राज्य विधायक की स्थापना, राज्य चुनाव आयोग की स्थापना, ये दोनों संवैधानिक कार्य है, तो ये तो नहीं शामिल है, विवेकाधीन नहीं है, ये दोनों के दोनों संवैधानिक चीजें है, ठीक है। राज्य वित्त आयोग, ठीक है, किसमें है तो 243 है, ठीक है, आई में है, ठीक है। राज्य चुनाव आयोग की बात करेंगे तो 243 के, ठीक है, 243 के से लेके 243 के, ठीक है, जेड ए तक है, ठीक है। ये एक संवैधानिक है, बाकी चीजों में राज्य सरकार अपना, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है, ठीक है। आगे देखेंगे, भारत में सभी ग्राम पंचायतों में सचिव होता है, इस संबंध में नीचे कथनों पर विचार करना, ठीक है। तो ग्राम सभा का भी सचिव होता है, ठीक है, ध्यान रखें क्या होता है, ठीक है, वो ग्राम सभा की सचिव होता है, बिल्कुल ठीक है। उसे पंचायत सरपंच अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता नहीं, वो ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए जिम्मेदार ये विषय, ठीक है, वो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। वो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, जिनको बोलते हैं सचिव, ठीक है, ध्यान में रखें क्या होता है, ग्राम सचिव, एक सचिव होता है, ग्राम सभा का सचिव भी होता है, ठीक है। सचिव निर्वाचित नहीं होता बल्कि राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, मतलब उसका नौकरी की बात करेंगे तो सरकारी नौकरी होता है। अभी आपने अभी देखा ना, अपने वेब सीरीज पंचायत देखे होंगे, तो उसमें जो सचिव जो रहता है उसको कौन सी नौकरी रहती है, उसको सरकारी नौकरी रहती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सचिव जो होता है बिहार एसएससी की तहत इसकी भर्ती होती है, ठीक है, अभी भी वैकेंसी आने वाली है। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। किसके संदर्भ में बात हो रही है, तो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के संदर्भ में बात हो रही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन की बात करेंगे गलत है, ठीक है। तो यह अधिनियम 5वीं और 6ठी अनुसूची के क्षेत्रों पर लागू नहीं होता, ये आपका की बात करेंगे गलत है, ठीक है। ग्राम न्यायालय अधिनियम 5वीं और 6ठी अनुसूची के क्षेत्रों पर भी मतलब क्या होता है, लागू होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। हालांकि तरीके अलग हो जाते हैं लेकिन लागू होता है, ठीक है। अब देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन, देखिए, ग्राम पंचायत के विघटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे क्या करना है, विचार करना है। किसके संदर्भ में बात हो रही है, ग्राम पंचायत के विघटन के समय में पंचायत के कार्यालय की समाप्ति से पहले उसके विघटन पर गठित कार्यालय केवल शेष अवधि के लिए जारी रहेगी, बिल्कुल पहला नंबर ऑप्शन सही है। जहां शेष अवधि जिसके लिए भंग पंचायत जारी रहती है 6 महीने से कम, वहां चुनाव कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो दूसरा कथन की बात करेंगे वो भी आपका क्या सही है, ठीक है। मतलब ग्राम पंचायत के विघटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर अगर विचार करने की बात करेंगे तो पंचायत के कार्यालय की समाप्ति से पहले उसके विघटन पर गठित पंचायत केवल शेष अवधि के लिए जारी रहती है, आपका सही है। जहां शेष अवधि की बात करेंगे जिसके लिए भंग पंचायत जारी रहती है 6 महीने से अगर कम का अवधि होगा तो वहां पे चुनाव कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो आपका कथन की बात करेंगे तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें, ठीक है, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। ऊपर से दिए गए राज्यों में कितने राज्यों में पेशा, ठीक है, पंचायत एक्सटेंशन क्या होता है भाई, पेशा का फुल फॉर्म पंचायत एक्सटेंशन कुछ होता है, ठीक है, एक्ट होता है, एस से भूल रहा हूँ क्या होता है, ठीक है। ये 1996 में पेशा की एक्ट आई थी जो कि पंचायतों से संबंधित है, फुल फॉर्म एक बार चेक कर लीजिएगा, 1996 में आई थी। तो बोला कहाँ कहाँ पे लागू है, ठीक है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, गुजरात में है, या फिर हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो कहाँ पे पेशा के तहत नियम बनते हैं, तो यहाँ पे जरा कुछ है, तो देखिए तेलंगाना में है, एक्सटेंशन फॉर शेड्यूल एरिया, हाँ, पंचायत एक्सटेंशन पर शेड्यूल एरिया होता है, तो आपको तेलंगाना में है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। गुजरात की बात करें, गुजरात में भी है, और आपका कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में भी है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे है जरा आप नाम सुनेंगे एक बार हमसे, आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा,
तेलंगाना में आपको देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा, गुजरात में आपको देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। झारखंड में भी आपको पेशा है, महाराष्ट्र में भी पेशा है, ओडिशा में भी पेशा है, राजस्थान में भी पेशा है। बोलोगे सर कितने राज्यों में पेशा है? तो कुल 10 राज्यों में पेशा आपको देखने को मिलता है, ठीक है। पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। कब आई थी एक्ट? 1996 में ये एक्ट आई थी, ठीक है। ध्यान, क्या बिहार में है पेशा? नहीं, बिहार में नहीं है, ठीक है। कहाँ पे है? तो बिहार के पड़ोस की बात करेंगे तो आपको झारखंड में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ध्यान में, कहाँ पे? तो आपके झारखंड में आपको देखने को मिलता है। बिहार के पड़ोस झारखंड में पेशा तो है, लेकिन बिहार में पेशा एक्ट नहीं है। कितने राज्यों में पेशा है? तो 10 राज्यों में आपको पेशा आपको देखने को मिलता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, दक्षिण भारत के मुख्यतः 2 राज्यों में है। किस किस राज्य में? दक्षिण भारत के 2, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, दोनों राज्य एक ही से कटकर बना है। मैं ऐसे याद करवा देता हूँ। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक से कटकर बने, इसमें आपको पेशा देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, ठीक है, ध्यान रखिए, एक से ही कट के बने, है ना। ओडिशा का भी बात करोगे तो कभी कभी छत्तीसगढ़, ओडिशा सब, बिहार, बंगाल सब एक ही था। आप देखेंगे गुजरात और महाराष्ट्र याद कीजिए, ठीक है, एक ही से कटकर बना है, ठीक है। गुजरात महाराष्ट्र जब याद करेंगे तो गुजरात के बगल में राजस्थान भी याद कर लीजिए, और साथ में आपको हिमाचल प्रदेश भी है, ठीक है। तो इन सभी राज्यों में, ठीक है, क्या है? पेशा है, 10 राज्यों में पेशा है। और पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया की बात करें, पेशा ये एक्ट कब आई थी? तो 1996 में एक्ट आई थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन की बात करेंगे 3 होता है, सही, 3 सही है। कर्नाटक इसमें नहीं होगा, ठीक है। दक्षिण भारत में कितने राज्यों में? 2 राज्यों में। किस किस में? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, ठीक है। चलिए, नगर पालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, नगर पालिका का अध्यक्ष होता है राज्य विधानमंडल। नगर पालिका के अध्यक्ष की बात करेंगे, ठीक है, राज्य विधानमंडल द्वारा तय तरीके से चुना जाता है, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा इसके? बी, ठीक है। मतलब किसी नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव का तरीका होता है, और वो तय कौन करती है? तो विधानमंडल उसका तय करती है, ठीक है। जैसे हर बार अलग अलग तरीका भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है ना, नगर पालिका के अध्यक्ष की बात करें, नगर पालिका के अध्यक्ष की बात करें तो ऐसे बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या बोल देते हैं, ठीक है। नगर पालिका का अध्यक्ष जो होता है राज्य विधानमंडल के तय तरीके से चुना जाता है, लोगों के द्वारा सीधे नहीं चुना जाता है, राज्यपाल के तरीकों के द्वारा नहीं चुना जाता, उस नगर पालिका के सदस्यों के द्वारा नहीं चुना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या लिया? तो इसका बी लिया है, ठीक है। देखिए, राज्य विधानमंडल किसी नगर पालिका के अध्यक्ष के चुनाव का तरीका प्रदान करती है। पंचायतों और नगर पालिकाओं में सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और उनके संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य चुनाव आयोग में निहित होता है, ठीक है। राज्य विधानमंडल नगर पालिकाओं के चुनाव से संबंधित सभी मामलों के समन्वय क्या कर सकता है? प्रावधान कर सकता है। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्राम सभा के निकटता से संबंधित है? ठीक है, बताना कौन सा कथन की बात करेंगे तो ग्राम सभा से निकटता से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन की बात करें, इसका ऑप्शन सी सही है कि पंचायत क्षेत्र में शामिल किसी गांव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना एक निकाय है। 1 मिनट, तो क्या बोल रहा था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्राम सभा से निकटता से संबंधित है? सडन खांसी क्यों होने लगा? यह पंचायत के क्षेत्र में शामिल किसी गांव में संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय है, ठीक है। ये आपका क्या है? सही है। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की घोषणा को मंजूरी दे दी जाती है तो आपातकाल क्या होगा? तो 6 महीने तक जारी रहता है, फिर इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अगर इसको दे दिया जाएगा तो क्या शुरू में कितने महीने तक? 6 महीने तक जारी रहेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। देखिए, संविधान के 14वें संशोधन से पहले संसद द्वारा अनुमोदित आपातकाल कार्यकारी कैबिनेट की इच्छा अनुसार लंबे समय तक लागू रहता था। आपातकाल को आगे जारी करने के लिए मंजूरी दिए बिना 6 महीने की अवधि से के दौरान आपातकाल का विघटन हो जाता। अगर मंजूरी दे दिया जाएगा, संसद इसे फिर 6 महीने के बाद अगर मंजूरी नहीं देगी तो इसका विघटन हो जाएगा, ठीक है। उस स्थिति में घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद उसकी पहली बैठक से 30 दिनों तक बनी रहती है, ठीक है, बशर्ते कि इस बीच राज्यसभा इसे जारी रखने के लिए मंजूरी दे दी। समझ गए?
संसद के किसी भी सदन को आपातकाल की घोषणा या उसके जारी रहने को मंजूरी देने वाले हर प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित होना पड़ता है। विशेष बहुमत क्या होगा? तो उस सदन की कुल सदस्यों का बहुमत प्लस उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 का बहुमत। ठीक है, विशेष बहुमत का प्रावधान पहले नहीं था। ठीक है, ये कब शामिल किया गया? तो 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा पेश किया गया था। पहले इस तरह के प्रावधान को संसद के साधारण बहुमत से पारित किया जाता था। ठीक है, ध्यान, अब क्या लगना पड़ता है? विशेष बहुमत लगाना पड़ता है। ठीक है, तो 6 महीने तक जारी रहता है। एक बार अगर घोषणा कर देगा 6 महीना के बाद इसको पास अगर नहीं करेंगे तो ध्यान में रखें क्या हो जाएगा? ये अपने आप लैप्स हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, नीचे दिए गए किस स्थिति में राज्य सरकार अपने स्थानीय निकायों पर नियंत्रण नहीं होता है? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, तो नीचे दिए गए किस स्थिति में राज्य सरकार को अपने स्थानीय निकायों पर नियंत्रण नहीं होता है? तो 102 का आंसर की बात करें क्या है? तो इसका आपको नागरिकों के शिकायतों पर नहीं होता है। ठीक है, वित्तीय मामले पे होता है, कानून पे होता है, क्रमिक मामले पे होता है, नागरिकों की शिकायत पे नहीं होता। अब आते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो पहला नंबर ऑप्शन की बात करेंगे, तो पहला नंबर ऑप्शन की बात करते हैं तो ध्यान में रखेंगे, तो एनएचआरसी का मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सही है। सर्वोच्च न्यायालय ने किसी वर्तमान न्यायाधीश को एनएचआरसी का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है, तो ये भी ऑप्शन की बात करेंगे, ये भी ऑप्शन आपका सही है। एनएचआरसी के किसी सदस्य को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के समान प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, नहीं, ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रपति आराम से हटा सकते, कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। अगर राष्ट्रपति को लगेगा जिस व्यक्ति को हमने नियुक्त किया है वो दुर्व्यवहार कर रहा है या फिर अक्षमता है, तो इस पद को आराम से हटाया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखें। लेकिन हालांकि इसमें एक प्रक्रिया और भी है, हालांकि इन मामलों में राष्ट्रपति को मामले की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय को भेजना होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यदि सर्वोच्च न्यायालय को जांच के बाद हटाने के कारण को बरकरार रखता है तो ऐसा करने की सलाह देता है तो राष्ट्रपति अध्यक्ष के सदस्य को हटा सकता है। 5 नंबर को 4 नंबर की बात की, यदि कोई 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वो सदस्य के रूप में जारी नहीं रह सकता, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसका आयु बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आयु पता है कितना होता है? ठीक है, और वर्ष में 3 साल। ठीक है, और 70 साल। ठीक है, 3 और 70 इसका होता है। कितना होता है? एनएचआरसी का कितना होता है? तो 3 और 70। ठीक है, ध्यान रखें कितना होता है? 3 और 70 होता है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत है। आयोग के सदस्य के रूप में एक महिला की नियुक्ति करना अनिवार्य है, बिल्कुल ठीक है, एक महिला होती है, इसमें ध्यान में रखेंगे। सदस्यों में सर्वोच्च न्यायालय या सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का सेवारत या फिर सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ध्यान में, और 3, ठीक है, 3 जिनमें से कम एक महिला होना चाहिए, ये मानवाधिकार में होते हैं, इसको ध्यान में रखना है। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। सदन की आचार समिति, सदन की आचार समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में विचार करना है। ठीक है, आचार समिति की बात करें, चर्चा में था ना, इसमें 10 सदस्य होते हैं जिन्हें स्पीकर 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। तो 10 सदस्य तो होते हैं लेकिन 2 वर्ष के लिए नहीं होता है। ठीक है, 1 वर्ष के लिए होता है। आचार समिति जिसको एथिकल कमेटी भी कहते हैं। ठीक है, अध्यक्ष विपक्षी दल से संबंधित होता है, तो 2 नंबर ऑप्शन की बात करेंगे, ध्यान रखेंगे, तो दूसरा वाला ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत था, ये भी गलत है। ठीक है, अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल का होता, न कि मतलब विपक्षी दल का होता। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो कोई भी कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। आप चलिए, इसका कार्य क्या होता है? सलाह और शिक्षा देना, जांच और वित्तीय प्रकटीकरण की समीक्षा करना होता है। ठीक है, कैबिनेट समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से विचार करने से कौन सा सही है? इसका गठन व्यापार नियम 1971 के तहत किया गया, तो गलत है। 1961 के तहत इसका स्थापना किया गया था। कैबिनेट समिति का उल्लेख संविधान में है, तो ध्यान रखें दूसरा भी गलत है, क्योंकि संविधान में कैबिनेट समिति का उल्लेख नहीं है। एक गैर कैबिनेट मंत्री इसका सदस्य हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखें तीसरा की बात करेंगे तो तीसरा सही। ठीक है, गैर कैबिनेट मंत्री भी कैबिनेट समिति का सदस्य हो सकता है। ठीक है, इन्हें प्रधानमंत्री द्वारा स्थापित और भंग किया जाता है, तो बिल्कुल इन्हें प्रधानमंत्री के द्वारा स्थापित और भंग किया जाता है। तो कितने कथन सही है? तो 2 कथन की बात करेंगे, आपका क्या है? सही है, इसको जरा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब चलेंगे आगे, देखेंगे आगे कौन सा प्रश्न है। 106 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाही में राज्य की आधिकारिक भाषा के उपयोग को अधिकृत करने की शक्ति किसके पास है? तो राज्य के राज्यपाल के पास है। ठीक है, तो राज्य के उच्च न्यायालय के कार्यवाही में राज्य की आधिकारिक भाषा का उपयोग करने का अधिकृत करने की शक्ति किसके पास है?
तो राज्य के राज्यपाल के पास है। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर विचार करें। ठीक, कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है? तो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के हिस्सा की बात करें कौन कौन है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान, पश्चिमी में कौन कौन पड़ता है? तो गोवा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। ठीक है, गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा और साथ में क्या होगा, गोवा हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन की बात करें 3 होगा, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में होता है। ठीक है, साथ में बात करिए राज्य हो गए। ठीक है, अगर पूछेगा इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी है तो बिल्कुल केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन और दीव है। ठीक है, तो टोटल 3 राज्य है और 2 केंद्र शासित प्रदेश आपको पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में आपको देखने को मिलता है। लेकिन अब कितने राज्य कितने केंद्र शासित प्रदेश पूछा है तो 3 + 2 5 है, लेकिन यहाँ पे 2 केंद्र शासित प्रदेश है। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में? तो ध्यान में रखना है कौन है, तो यहाँ पे दादर नगर हवेली और दमन और दीव है। ठीक है, ध्यान रखिए, जो कि इसमें ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। ठीक है, परिषद का नेतृत्व एक अध्यक्ष करता है जो आमतौर पर रोटेशन के आधार पर किसी, ठीक है, सदस्य राज्य का मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, प्रत्येक सदस्य राज्य और, ठीक है, केंद्रीय शासित प्रदेश की बैठकों में मुख्यमंत्री या प्रशासक के साथ वरिष्ठ मंत्रियों को भेजते हैं। ठीक है, तो क्या है, तो ध्यान रखेंगे पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, तो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होगा, तो रोटेशन के आधार पर बदलते रहता है। आज गुजरात का होगा तो कल महाराष्ट्र का होगा, फिर गोवा का होगा, ऐसे होता है। ठीक है, आप चलेंगे आगे देखेंगे। ठीक है, कौन सा प्रश्न है, 108 नंबर क्वेश्चन देखिए। संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची में, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों की एक विशेष प्रशासनिक व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। इन प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऐसे क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा करना। बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, पहला नंबर ऑप्शन की बात करेंगे तो अनुसूचित जाति नहीं होगा। ठीक है, केवल होगा अनुसूचित जनजाति होगा। ठीक है, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो संविधान की 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। इन प्रावधानों में मुख्य उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा करना, न कि अनुसूचित जाति का कोई उल्लेख नहीं है, ध्यान में रखना है। ऐसे क्षेत्रों में पंचायतों के सक्रिय प्राधिकारों की जिम्मेदारियों का निर्धारण करना है, ये भी गलत है। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, पंचायतों के अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम पेशा को पंचायती राज व्यवस्था को 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों तक विस्तारित करने के लिए अधिनियमित की गया है। ठीक है, पेशा 5वीं अनुसूची में पंचायतों की सक्रिय अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्धारित करने के लिए संवैधानिक प्रावधानों के साथ साथ राज्य पंचायती राज विधानों में कानून की आवश्यक अपवादों को संशोधन को निर्धारित करता है। ठीक है, और ये पंचायतों के अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम पेशा 6वीं अनुसूची के क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखें, पेशा की बात करेंगे 6वीं अनुसूची के क्षेत्रों पे लागू नहीं होता है। ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा। तो आपका 1 और 2 दोनों का दोनों गलत है, मतलब कोई भी सही नहीं है। ठीक है, स्थानीय सरकार संस्थाओं के कामकाज की समीक्षा के लिए गठित समितियों में से कुछ ने, ठीक है, स्थानीय सरकार के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति नवीनतम है जिन्हें स्थानीय निकायों को संवैधानिक कारण का नेतृत्व किया है? ठीक है, तो बताना कौन सी समिति की बात, नवीनतम की बात है थुंगन समिति। ठीक है, ध्यान रखें, थुंगन समिति की बात करेंगे। थुंगन समिति कब का है, तो थुंगन समिति की बात को 1988 में आपको थुंगन समिति आता है। ठीक है, 1988 में थुंगन समिति है। ठीक है, अशोक मेहता की बात करेंगे 1977 में है। एल.एन. सिंघवी की बात, एल.एन. सिंघवी कब आई थी? एल.एन. सिंघवी समिति कब आई थी? ठीक है, 1986 में है। ठीक है, सिंघवी समिति। जीवेके राव की बात करेंगे तो 1985 में है। ठीक है, सबसे नवीनतम की बात करें, स्थानीय निकाय में संवैधानिक कारण का नेतृत्व किया था, सबसे नवीनतम कौन है, तो थुंगन समिति, सबकी बात है 1988 का है। ठीक है, और जो 11 नंबर सेट है, सभी लोग जिनको सेव करना मूव कर लिए, क्योंकि सेट हो जाएगा तो ग्रुप से हटा दूंगा। ठीक है, तो जिनको भी शेयर करना है शेयर करिए, फिर हमसे दोबारा कोई मांगेगा नहीं। ठीक है, अभी शेयर कर लीजिए, अभी बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए, 73वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों में कुछ सामान्य प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे प्रावधान है? ठीक है, 73वां 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में एक सामान्य प्रावधान है, निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो जिला योजना समिति का गठन की बात करेंगे, ये तो नहीं है। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की बात करें, ध्यान रखें, ये आपका सही है। कुछ क्षेत्रों में प्रावधानों को लागू न होना। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, तो तीसरा नंबर ऑप्शन की बात करेंगे तो ये भी सही है। ठीक है, तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों में कुछ सामान्य प्रावधान है, निम्नलिखित में से कौन ऐसे प्रावधान है, तो ध्यान रखेंगे, तो सेकेंड एंड थर्ड। निम्नलिखित कथनों विचार करें, संसद का सदस्य अपनी मातृभाषा में शपथ ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखना है, ठीक है, कि मातृभाषा में शपथ लेगा तो उसको परमिशन लेना पड़ता है। ठीक है, देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 99 के अनुसार संसद के किसी भी सदन का प्रत्येक सदस्य राष्ट्रपति या
राष्ट्रपति द्वारा उस नियुक्त किसी व्यक्ति से प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है शपथ लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा। शपथ का प्रतिज्ञान तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार किया जाता है। संसदों से अनुरोध है कि वह पहले से सूचित करे कि इंगित करे कि किस भाषा में शपथ लेना चाहते हैं। ठीक है, मतलब डायरेक्ट ऐसा नहीं ले सकता। अगर उसको अगर किसी दूसरे भाषा में शपथ लेना है तो उसको पहले से बताना पड़ेगा से हम जो है अपने भाषा में शपथ लेंगे, मतलब बताना पड़ेगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के पास किसी राज्य के भीतर किसी भाषा को आधिकारिक मान्यता देने की शक्ति है। तो दूसरा नंबर सही है, पहला नंबर गलत है। देखिए ले तो सकता है लेकिन उसको पहले बताना पड़ता, सूचना देना पड़ता, इसलिए गलत है। तो केवल दूसरा ही सही है आपका। मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में विचार का मुख्यमंत्री सॉरी उप मुख्यमंत्री का संविधान में सीधे उल्लेख नहीं है। बिल्कुल उप मुख्यमंत्री के बारे में संविधान में किसी भी प्रकार का उल्लेख आपको नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, वह मुख्यमंत्री की सहमति के बिना आदेश या निर्देश जारी कर सकता है। तो गलत है, नहीं कर सकता है। ठीक है, केवल पहला वाला सही। उप मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो जस्ट लाइक एक मंत्री के जैसा ही होता है, बस नाम का बना दिया जाता है। ठीक है, कभी कभी उप मुख्यमंत्री के पास अच्छे पोर्टफोलियो भी होते हैं, गृह मंत्री या वित्त मंत्री जैसे कैबिनेट के पोर्टफोलियो भी इनको देखने को मिलता है। ठीक है, तो उप मुख्यमंत्री कुछ भी काम करेगा मुख्यमंत्री से पूछ के। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो भोजपुरी तो नहीं शामिल है, अंग्रेजी भी आपकी नहीं शामिल है, और कौन सा शामिल है बताइए? पाली। ठीक है मिजो। अभी 8वीं अनुसूची में पाली आपकी नहीं शामिल है और मिजो भी नहीं शामिल है। ठीक है, तो भोजपुरी नहीं शामिल है, अंग्रेजी नहीं शामिल है, मिजो नहीं शामिल है, पाली नहीं शामिल है। ठीक, कौन कौन सा? बोडो, मणिपुरी, संथाली शामिल है। ठीक है, 22 भाषाओं को शामिल दिया गया। जरा मैं बोल देता हूँ, सुन लीजिए कौन कौन भाषा शामिल है। ठीक है, असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मैथिली, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ठीक है, भोजपुरी, अंग्रेजी, मुजो और पाली ऐसी भाषा जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। इन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए मांग की गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 22 भाषा शामिल है, इनमें से ये नहीं है। ठीक है, एक विधायक विधान पार्षद का सदन में भाषण देना चाहता है तो उसके बाद निम्नलिखित में किस भाषा में संबोधित करने का विकल्प होगा? ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी में दे सकता है, ध्यान रखें, कोई दिक्कत नहीं है। राज्य की कोई आधिकारिक भाषा में भी दे सकता है, संविधान में अनुसूचित भाषाओं में से किसमें भी दे सकता है, अपनी मातृभाषा में भी दे सकता है। ठीक है, तो सारा ही भाषा में दे सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं, जब उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक क्षमता में कार्य करता है तो इसके अधीन होता है। जब उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक क्षमता में कार्य करता है तो वो इसके अधीन क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन की बात करेंगे तो उच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश के रीत क्षेत्राधिकार। ठीक है, ये आपका सही है, बाकी अन्य ऑप्शन की बात करेंगे गलत है। विधान परिषद के उपसभापति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ठीक है, विधान परिषद में एक सभापति होता है, एक उपसभापति। वो राज्यपाल को पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। तो पहला वाला गलत है। ठीक है, सभापति को इस्तीफा देना पड़ेगा तो उपसभापति को दे दे, उपसभापति को इस्तीफा देना पड़ेगा तो सभापति को दे दे। परिषद का सदस्य न रहते हुए न रहने के बाद वो 30 दिनों तक अपने पद पे रह सकता है। तो ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, देखो, यदि उपसभापति परिषद का सदस्य नहीं रह जाता तो तुरंत अपना पद मतलब छोड़ देगा। ठीक है, ध्यान में, तुरंत उसको क्या करना पड़ेगा? पद को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि मतलब देखिए, उपसभापति या फिर सभापति, विधान परिषद का सभापति की बात करेंगे या फिर उपसभापति की बात करेंगे तो कौन बनता है? विधान परिषद का सदस्य ही तो बनता है। जब उसकी विधान परिषद की सदस्यता ही चली जाएगी तो फिर वो क्या करेगा? वहां पे नहीं रह सकता है। अरे उपराष्ट्रपति थोड़ी ना है जो उसको सदन के सदस्यता से कोई मतलब ही नहीं है। बाकी जो भी मतलब सदन का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा के हो, विधानसभा का हो या फिर विधान परिषद का हो, वो सदन का सदस्य होता है। तो अगर उसकी सदन की सदस्यता अगर जाएगी तो उसको स्पीकर से भी हटना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, सभापतित्व के पद से हटना पड़ेगा। अगर आज हमारे बिरला साहब लोकसभा में क्या है? स्पीकर है। ठीक है, कल क्या होता है, किसी वजह से उनका चुनाव को लेकर बातें उठनी पड़ती है, पता चलता है उनका नामांकन को मतलब उनका जो चुनाव को रद्द कर दिया जाता है तो उनकी लोकसभा की सदस्यता चली जाएगी। तो लोकसभा की जब सदस्यता चली ही जाएगी तो वो तो लोकसभा के स्पीकर तो रहेंगे नहीं। लेकिन बात करेंगे आपका इनका क्या नाम है, उपराष्ट्रपति साहब का, तो उपराष्ट्रपति तो सदन का सदस्य ही नहीं होते हैं, राज्यसभा से उनको कुछ लेना देना ही नहीं। तो उसी तरह राज्यों में जाओगे तो राज्य में विधान परिषद में भी वही होता है, सभापति
सभापति या फिर उपसभापति की बात करेंगे तो दोनों के दोनों सदन का सदस्य होता है। तो ऐसे कंडीशन में जब सदन की सदस्यता जाएगी, जो कि सामान्यतः 6 वर्ष के बाद समाप्त हो जाती है, तो उनको सभापतित्व के पद से भी या फिर उपसभापतित्व के पद से भी त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, तुरंत देना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन सा गलत है? तो ध्यान रखिए, इसका ऑप्शन की बात करेंगे तो 116 का सी दोनों गलत है। विधानसभा उपाध्यक्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, कीजिए विचार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद, ठीक है, 189 में अध्यक्ष को पद से हटाने से, ठीक है, ध्यान रखेंगे, संबंधित है। तो 189 में नहीं है, ठीक है, 179 में है। विधानसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों द्वारा विशेष बहुमत से उपाध्यक्ष को पद से हटाया जाता है। तो विधानसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों द्वारा विशेष बहुमत से उपाध्यक्ष को पद से हटाया जाता है। तो दूसरा की बात करेंगे तो विशेष बहुमत आपका इसमें, ठीक है, नहीं लगता है। ठीक है, साधारण बहुमत से आप चाहो तो आराम से हटा सकते हो। ठीक है, ध्यान रखिए, क्या होता है प्रभावी बहुमत कहते हैं, इफेक्टिव मेजोरिटी से क्या कहते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, विशेष बहुमत का प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सही थे? दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। संसदीय विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताना कौन सा स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है। तो संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात के लिए किसी मत के संबंध में किसी भी न्यायालय में किसी भी कार्यवाही के सदस्य को उन्मुक्ति है। और संसद में मान लीजिए कोई बात कह दिया और आपको किसी संसद की बात बुरी लग गई, तो बाहर आकर उसको केस नहीं कर दोगे। ठीक है, नहीं कर, संसद में कही गई बातों के लेकर किसी के ऊपर किसी प्रकार का वो चीजें नहीं की जा सकती, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे, सदन की बैठक जारी रहने के दौरान सिविल कार्रवाई के तहत सदस्यों की गिरफ्तारी से और हिरासत से मुक्ति है। ठीक है, सिविल कार्रवाई में नहीं गिरफ्तार होंगे। ठीक है, लेकिन कितने दिन पहले? 40 दिन पहले और 40 दिन बाद। ठीक है, और एक जो होता है क्रिमिनल वाला, ठीक है, क्रिमिनल वाला एक्ट में गिरफ्तार हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्रिमिनल एक्ट में क्या होता है, गिरफ्तार हो सकते हैं। ठीक है, सिविल कार्रवाई में नहीं होते हैं, बैठक के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद है, 40 दिन ही है ना। ठीक है, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, न्यायालयों की प्रक्रिया में कथित अनियमितता के आधार पर संसद की किसी भी कार्रवाई की वैधता की जांच करने पर प्रतिबंधित किया गया। मतलब देखिए, संसद के कार्यों में न्यायालय किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करेगा, न्यायालय के कार्य में संसद में किसी प्रकार की इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, मतलब संसद की कार्यवाही में न्यायालय का किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो इसके तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। भारत में आम चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के नागरिक को उपलब्ध है? भारत में कहीं भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। बात करेंगे भारत में कहीं भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो बात करेंगे तो बिल्कुल भारत में आम चुनावों के संदर्भ में नहीं, भारत आम चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के नागरिक को उपलब्ध है? ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, क्योंकि भाई साहब भारत के नागरिक सभी जगह तो चुनाव लड़ सकता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, अगर आपका घर बिहार में, आपको माने तो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े तो आप लड़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको हम लक्षद्वीप में जाकर चुनाव लड़ेंगे और हम असम में जाके चुनाव लड़ेंगे और सिक्किम के स्वास्थ्य जिलों में जाके चुनाव लड़ेंगे, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। लेकिन आपका माने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र कहीं भी चुनाव लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ क्षेत्रों को इसमें प्रतिबंधित किया गया है। तो इसे असम नहीं है, इसमें लक्षद्वीप नहीं है, और सिक्किम के स्वायत्त जिलों को छोड़कर किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। पहला तो भारत में कहीं भी वोट देने का नहीं, ये बहुत ज्यादा गलत है। ठीक है, आपका जहाँ पे नाम होगा वहीं पे वोट दे सकते हो, ऐसा नहीं कि अगर ऐसा अगर रहता तो पता चलता ना कोई आदमी वोट देने के लिए घर पे आता ही नहीं। ठीक है, मतलब चुनाव तो कहीं से आप लड़ सकते हो कुछ को छोड़ के, लेकिन वोट आप कहीं नहीं दे सकते हो। वोट कहीं पे दोगे जहाँ पे आपका वोटर लिस्ट में नाम होगा नहीं। इसीलिए तो हम लोग जब भी होता है ना घर पे वोट गिराने जाते हैं। भारत में कहीं भी प्रचार करने का अधिकार है। ठीक है, तो बिल्कुल तीसरा वाला भी गलत है। भारत में कहीं भी प्रचार करने का अधिकार भारत के नागरिकों को मतदान के दिन को छोड़कर उपलब्ध एक अधिकार है। मतदान केंद्रों के 100 मीटर की दूरी के भीतर वोट के लिए प्रचार करना, ठीक है, आरपीए अधिनियम 1951 के तहत निषिद्ध है। ठीक है, तो भारत में कहीं भी प्रचार करने का अधिकार की बात करेंगे तो है, लेकिन भारत में कहीं भी प्रचार करने का अधिकार भारत के नागरिकों को मतदान के दिन को छोड़कर उपलब्ध एक अधिकार है। तो यहाँ पे कहीं भी नहीं होना चाहिए, कभी भी और कहीं भी होना चाहिए, ये भी सही है, लेकिन इसको इसने गलत मान लिया। ठीक है, भारत में कहीं भी राजनीतिक पार्टी बनाने का अधिकार है। ये ठीक है, राजनीतिक पार्टी आप कहीं भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, राजनीतिक पार्टी के बनाने का अधिकार आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो कि मतलब नहीं है। सहकारी समिति बनाने का अधिकार है ना,
19 के 1 में, जो कि बाद में शामिल किया गया था, उसी में ये आपका आ जाता है। ठीक है, तो आपका ये क्या पूछ रहा था भाई, गलत या सही पूछ रहा था? पूछना चाहिए सर। अच्छा अच्छा, सभी से ये सही है। ठीक है, ये सही है। ठीक है, 3 और 4 ये आपका सही है। ठीक है, हाँ 3 4 सही है। ठीक है, मैं गलत क्यों कर, भारत में कहीं भी प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन ध्यान में रखिएगा चुनाव के एक दिन पहले तक। ठीक है, अभी जहाँ पे वोटिंग वगैरह हो रहा है ना, उसके आसपास में। क्या प्रचार की जो प्रक्रिया है या फिर जो भी एडवर्टीजमेंट होता है वो 48 घंटा पहले बंद हो जाता है ना 48 आउट, वोटिंग से एक दिन तो बोला ना, एक दिन में 48 है, 24 घंटा होता है ना, 2 दिन पहले। ठीक है, नहीं 48 हाँ घंटा पहले हो जाता है सर, एक दिन नहीं 48 हाँ, घंटा उस पहले। क्या लगता है, आचार संहिता लगता है, क्या लगता है, आचार नहीं जी। आचार संहिता लग जाता है। ठीक है, हम्म, चलो आप चलेंगे आगे, देखेंगे। ठीक है, क्या है। ठीक है, चुनाव और जनता के प्रतिनिधित्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चुनाव कराए बिना कोई लोकतंत्र नहीं हो सकता। बिल्कुल, बिना चुनाव के लोकतंत्र की बात है। लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें लोगों को शासकों का चुनाव करते हैं। ठीक है, चुनाव लोकतांत्रिक प्रतिनिधि सरकारों की केंद्रीय संस्था है। सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में चुनाव होते हैं। इस प्रकार देश के लोकतांत्रिक होने के लिए चुनाव अनिवार्य नहीं है। ठीक है, ध्यान रखें, बहुत सारे देश में चुनाव नहीं होता, ऐसे ही चुन लिए जाते हैं। तो ये चुनाव कराए बिना लोकतंत्र नहीं हो सकता, ऐसा कोई बात नहीं। चुनाव कराने वाले सभी देश अनिवार्य रूप से लोकतांत्रिक है। ठीक है, तो ध्यान रखें, गलत है। ठीक है, चुनाव तो आपको चीन में भी होता है, चुनाव तो आपको रूस में भी होता है, लेकिन किस प्रकार से होता है ये पता है ना आपको। चुनाव के सभी तरीके आबादी के सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं। तो तीसरा भी गलत है। ठीक है, चुनाव के सभी तरीके आबादी के सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं करते। ठीक है, तो सारे के सारे कथन की बात करेंगे, गलत है। ठीक है, मतलब जिस देश में चुनाव हो रहा है तो ये कह सकते हो वो देश लोकतांत्रिक है। चुनाव की प्रक्रिया किस प्रकार से है इससे हम कह सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, चुनाव की प्रक्रिया कैसे है ये मैटर करता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब मान लीजिए किसी देश में एक ही पार्टी है, मतलब पार्टी एक ही है, और लोगों को बोला तुम वोट दो, तो क्या उस देश को लोकतांत्रिक मानेंगे? अगर 99 लोगों ने भी अगर 99 लोगों ने अगर वोट नहीं दिया, अगर एक लोगों ने भी वोट दिया तो भी तो जीत गए, बिकॉज दे हैव नो एनी ऑप्शंस। तो चाइना में, रसिया में तो कोई दूसरा पार्टी ही नहीं है। ऑप्शन ही नहीं, है। हाँ। तो चुनाव करवा के ही क्या करोगे तुम? चुनाव करने का मतलब लोगों के पास ऑप्शन होना चाहिए जिससे आप चुन सको। तो चुनाव करवाने का मतलब ये नहीं कि देश मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक है, ये कहना उचित नहीं होगा। और ये भी कोई जरूरी नहीं है सारे डेमोक्रेटिक देश में चुनाव की प्रक्रिया जो हमारे यहाँ होती है वैसा ही होती है, ये भी कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए, लोकसभा के नियम समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समिति में अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। समिति के बैठक के लिए कोरम 5 सदस्यों का होता है, ये गलत है। ठीक है, समिति के कार्यकाल 2 वर्ष का नहीं होता, 1 वर्ष का होता है। ठीक है, अध्यक्ष समिति का पदेन सदस्य होता है, ये भी अध्यक्ष समिति का पदेन अध्यक्ष होता, सही है। और ये होता है सत्तारूढ़ पार्टी से चुना जाता है। ठीक है, बाकी इसका, ठीक है, बैठक में कोरम की सदस्य की बात करेंगे 5, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, ये तो सही है, सॉरी, ये भी सही है। ठीक है, और 1 2 4 इसका ऑप्शन है, सॉरी। समिति में बैठक के लिए कोरम 5 होता है, सदस्य अध्यक्ष सहित 15 होते हैं। और समिति का पदेन अध्यक्ष की बात करेंगे, वही अध्यक्ष जो सत्तारूढ़ पार्टी से होता है। और कार्यकाल 2 वर्ष का नहीं होता, 1 वर्ष का होता है। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, अब आते 122 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस श्रेणी के व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों की उपलब्धता के संबंध में एक समान नहीं माना जाता है? ठीक है, तो भाई सशस्त्र बल को मौलिक अधिकार एक जैसा प्राप्त नहीं है। ठीक है, चलिए, चुनावों में आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। चुनावों में आरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना, विचार करना। पृथक निर्वाचन प्रणाली में निर्वाचन क्षेत्र और निर्वाचक मतलब दोनों ही आबादी के एक विशेष वर्ग के लिए आरक्षित होते हैं, ये तो ठीक है। आरक्षण प्रणाली में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होता है, लेकिन सभी लोगों को उस आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, मतलब वोट तो सभी लोग देंगे, मतलब सारे जाति के, सारे धर्म के लोग, सभी लोग देंगे, लेकिन सभी लोग उस क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकते। ठीक है, ध्यान रखना, जो विशेष समुदाय के लिए आरक्षित होगा वही वहां से चुनाव लड़ेंगे। वर्तमान में भारत में केवल जम्मू और कश्मीर शासित प्रदेश में पृथक निर्वाचन प्रणाली का पालन करता है, तो ध्यान रखिए तीसरा भी गलत है। ठीक है,
भले ही जम्मू कश्मीर में कुल आबादी का लगभग 65% मुस्लिम, लेकिन जम्मू कश्मीर में पृथक निर्वाचन प्रणाली नहीं है। भारत में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के साथ केवल संयुक्त निर्वाचन प्रमंडल ही प्रचलन है। भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रचलन नहीं है। ठीक है, ये तो 1909 के एक्ट में था। ठीक है, एक दो सही सर है। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहने से क्या तात्पर्य है? कहने का मतलब क्या देखिए, हुआ? आरक्षित क्षेत्र जो घोषित किया जाएगा ना, मान लीजिए आरक्षित क्षेत्र इसको घोषित कर दिए, ठीक है, तो आरक्षित क्षेत्र किस आधार पर घोषित किया जा सकता है? कुछ आधार होंगे, जैसे बोलेंगे महिलाओं के लिए आरक्षित है, ठीक है, ठीक है, आप बोल देंगे कि एससी के लिए आरक्षित है या फिर एसटी के लिए आरक्षित है। ठीक है, हो गया। अब महिला में क्या होगा? सभी धर्म के महिला आएंगे। एससी में भी, मुसलमान में भी एससी होता है, हिंदू में भी होता है, सब आएंगे, एसटी में भी सब आएंगे। अब इसमें वोट कौन देगा? ये लोग को महिला अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र से खड़ा होती है, एससी किसी क्षेत्र से खड़े होते, एसटी होते, तो उस क्षेत्र के सारे जाति सारे धर्म के लोग वोट देंगे। क्षेत्र भले ही आरक्षित है, लेकिन वोट देने वाले तो सभी धर्म के लोग हैं। तो इसको बोलते हैं आरक्षण चुनाव प्रणाली, आरक्षित चुनाव प्रणाली या फिर आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र। लेकिन इसी को अगर बात कर लेंगे, इसी को अगर बात कर देंगे इसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली में कर देंगे, तो पृथक निर्वाचन प्रणाली में बोल दिए तो चलो ये क्षेत्र जो है एससी के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली है, तो इस क्षेत्र से खड़ा कौन होगा? तो एससी उम्मीदवार ही होगा। अब वोट कौन करेगा? तो इसको एससी उम्मीदवार ही वोट करेगा, ना तो एसटी कर सकता है, ना तो जनरल कर सकता है, ना तो ओबीसी कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। तो ये जो मांग जो थी ना 1909 के एक में थी, या गांधी जी बोला से नहीं ये तो नहीं देंगे, तुम ये ले लो। ठीक है, तुम क्या ले लो? तुम आरक्षण ले लो और आरक्षित तुम्हारा क्षेत्र हो जाएगा, वहां से खरा तुम्हारे ही प्रतिनिधि होंगे, लेकिन वोट सभी लोग देंगे। ठीक है ना? तो बिहार में भी बात करेंगे तो आपको बिहार में भी लोकसभा का जो चुनाव जो होता है, तो लोकसभा के चुनाव में, ठीक है, कितने आरक्षित सीट कितने लोकसभा में? ठीक है, 6 है, 6 आरक्षण क्षेत्र है। ठीक है, देखिए 40 बोल रही है, यही पढ़ती है ये। लोकसभा राज्यसभा में अंतर नहीं पता है, विधानसभा में अभी हमको सॉरी बोले, एग्जाम में किसको सॉरी बोलेगी? लोकसभा में 6 आरक्षण सीट है। 6 जो आरक्षित क्षेत्र होगा, यहाँ से केवल आरक्षित उम्मीदवार ही खड़े होंगे। दलित यहाँ पे किसके लिए आरक्षित है? तो अनुसूचित जाति के लिए। मतलब 6 क्षेत्र से कौन सारे होंगे? अनुसूचित जाति के लोग खड़ा होंगे, लेकिन जो वोट तो सभी धर्म के लोग देंगे ना। ठीक है, लेकिन वही अगर होता है, क्या होता, वही अगर पृथक निर्वाचन होता तो उस क्षेत्र से 6 गो जो अनुसूचित जाति के लिए, उसको वोट भी अनुसूचित जाति ही देते हैं। हाँ, ठीक है, तो ये बड़ा ये समाज को बांटने वाला है। ठीक है, और तो लोकसभा में 6 आरक्षण है। ठीक है, एससी के लिए है, एसटी के लिए 0 है। और विधानसभा की बात करेंगे 40 आरक्षित क्षेत्र है, जो कि एससी के लिए 38 है और एसटी के लिए 2 है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वर्तमान व्यवहार में समानता का प्रतीक है? ठीक है, तो यहाँ पे जनहित याचिका की बात करेंगे, सार्वभौमिक मताधिकार की बात करेंगे, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे ग्राम सभा की बात करेंगे, और साथ में बात करेंगे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। ठीक है, तो ये सबके सब की बात करेंगे। तो व्यवहार में और समानता का प्रतीक है, जो पहले आने वालों को प्राथमिकता, ये नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये आपके है। ठीक है, 1 2 4 5 की बात करेंगे, इसमें क्या है? सही है। 125 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, विधायकों को संसद के सदनों में पेश करने के लिए राष्ट्रपति को संतुष्टिपूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। नीचे दिए कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला वाला ऑप्शन की बात करें, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों में सीमाओं या नामों के परिवर्तन वाला विधेयक है। किसी भी मौजूदा राज्यों और क्षेत्रों के सीमाओं और नामों में परिवर्तन करेगा तो उसे राष्ट्रपति की पहले मंजूरी लेनी पड़ेगी। राज्यों की रुचि वाले किसी भी कर या शुल्क को लगाने या बदलने वाला विधेयक की बात करेंगे तो इसमें भी आपको राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ती है। संविधान का अनुच्छेद 348(1) में उल्लेखित किसी भी उद्देश्य के इस्तेमाल की जाने वाली भाषा का प्रावधान करने वाला विधेयक तो भी भाषा के, जब भी भाषा को लेकर कुछ भी करेंगे ना, उसमें राष्ट्रपति की अनुमति से ही करेंगे। ठीक है, तो ये भी आपका सही है, सारे ऑप्शन सही है। ठीक है, या फिर धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले भी राष्ट्रपति की परमिशन लेने पड़ती है। ठीक है, मतलब उनके मंजूरी के बाद ही प्रस्तुत होता है। लोकसभा का अध्यक्ष बनने की योग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संविधान के अनुसार अध्यक्ष को सदन का सदस्य होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बिना सदन का सदस्य बने हुए कोई भी व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष नहीं बन सकता है। लोकसभा प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के अनुसार सत्तारूढ़ दल से संबंधित सदस्य को अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। तो ध्यान रखिए, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई सत्तारूढ़ दल का ही अध्यक्ष बनेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है,
ध्यान रखिए, केवल के केवल पहला कथन सही है, विपक्ष का भी बन सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, समान, लेकिन ध्यान में रखेंगे अध्यक्ष को सदन के सभी वर्गों का सम्मान प्राप्त होता है। ऐसे भी उदाहरण जब सत्ताधारी दल का या गठबंधन से संबंधित नहीं होने का सदस्यों का अध्यक्ष के रूप में लिए चुना गया। ठीक है, और सत्ताधारी पार्टी से संबंध नहीं थे फिर भी उनको चुना गया है। ठीक है, ध्यान में रखना। मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार करना। मंत्रिपरिषद किसी भी, ठीक है, मंत्रिपरिषद किसी भी परिस्थिति में प्रधानमंत्री के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकती। बिल्कुल ठीक है, प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो ड्राइवर होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे एक तरह से। ठीक है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बात करेंगे दूसरा नंबर ऑप्शन की बात के गलत है। ठीक है, ये ध्यान में दूसरा नंबर गलत है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 15% होती है। कितनी होती है? 15% होती है, ध्यान में रखना है। ठीक है, ध्यान में कितना? 15% होती है। ठीक है, हाँ। तीसरा नंबर ऑप्शन की बात के संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी महत्वपूर्ण मामलों का विचार विमर्श से अवगत कराना अधिकार होता है। यदि ये आपका सही है, आपको आर्टिकल 78 में दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 और 30 की बात करेंगे, क्या है आपका सही है, ये आपको ध्यान में रखना है। चुनाव के विभिन्न तरीकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली फर्स्ट फास्ट द पोस्ट प्रणाली के तुलना में अधिक प्रतिनिधि है। ठीक है, ध्यान रखें, पहला नंबर ऑप्शन की बात करें सही है। ठीक है, इसको कौन सा मॉडल बोलते हैं? FPTP। क्या होता है ये? तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली। ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली की तुलना में अधिक प्रतिनिधि है। बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ चुनाव की बात के संसदीय प्रणाली को हमने अपनाया है, उसमें क्या होता है, जो जिसको मान लीजिए से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जिसको भी एक वोट भी ज्यादा मिल गया, ठीक है, उसको मतलब क्या होता है, वो जीत गया। भले ही मान लीजिए 7 उम्मीदवार खड़ा हो गया। ठीक है, अब किसी को 30% वोट मिला, किसी को 25% वोट मिला, फिर एगो को 25% वोट मिला, एगो के 10 मिला, एगो को 10 मिला, एगो कुछ मिला। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा भी अगर ज्यादा वोट मिला ना तो ये जीत जाएगा। मतलब इसमें एक ऐसा नहीं होता है, एक नियत वोट प्राप्त करना पड़ता है। जबकि अनुपातिक प्रतिनिधित्व में क्या होता है, उसमें एक नियत वोट प्राप्त करना पड़ता है, मतलब 50% आपको वोट लाना ही पड़ेगा। एक डाटा होता है, उतना आपको लाना ही पड़ता है। बाकी इसमें क्या होता है, उसमें कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, जो हमारा प्रतिद्वंदी है उससे अगर एक भी वोट अगर ज्यादा अगर हमको मिल गया, उसको क्या माना जाएगा? जीत माना जाएगा। ऐसा नहीं है से भाई साहब आपको जीत तभी माना जाएगा तब कम से कम आपको 50% लोग वोट करेंगे, तब आपको जीत मानेंगे। मतलब आपको 49% भी लोग वोट किया तो जीत नहीं। तो उसको बोलते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व बोलते हैं। बड़ा ही जटिल प्रक्रिया है। भारत जैसे बड़े देश में इस प्रक्रिया के आधार पर चुनाव हो ही नहीं सकता, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी इस प्रक्रिया के अनुसार राज्यसभा में चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो संसदीय शासन प्रणाली जो उसमें कौन सा मॉडल है? ठीक है, तो ये फर्स्ट फास्ट द पोस्ट प्रणाली। ठीक है, एक नागरिक फर्स्ट फास्ट द पोस्ट प्रणाली की तुलना में अनुपातिक प्रतिनिधित्व में राष्ट्रीय विधानसभा अपने प्रतिनिधि को अधिक आसानी से जवाबदेह ठहरा सकता है। तो गलत है ना भाई, नहीं कर सकता है। ठीक है, एक नागरिक फर्स्ट फास्ट द पोस्ट प्रणाली की तुलना में अनुपातिक प्रतिनिधित्व में राष्ट्रीय विधानसभा में अपने प्रतिनिधि को अधिक आसानी से जवाबदेह ठहरा सकता, नहीं कर सकता। पहली बात तो ये जो प्रणाली जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व, इसमें नागरिक का रोल ही नहीं होता है। नागरिक का रोल किस में होगा? तो फर्स्ट फास्ट द पोस्ट प्रणाली में होगा, जहां पे नागरिक डायरेक्ट मतलब क्या होता है, लोगों के द्वारा क्या होते हैं यहाँ पे चुने जाते हैं। ये थोड़ा जटिल लग रहा होगा, लेकिन ये समझना पड़ेगा इसको। ठीक है, यहाँ पे जो चुनाव जो होगा, ठीक है, ये जो चुनाव होगा आपका, ठीक है, ये जो चुनाव जो होगा आपका, ध्यान रखेंगे क्या बोलते हैं, हाँ, ये जो चुनाव होगा इसमें किसका चुनाव होगा? विधान परिषद का चुनाव हो सकता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व में किसका किसका? राज्यसभा का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, इस सब का होगा। ठीक है, फर्स्ट फास्ट द पोस्ट प्रणाली एक संसदीय सरकार के अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की तुलना अधिक सुचारू रूप से कार्य करना संभव बनाती है। बिल्कुल, तो तीसरा वाला ऑप्शन की बात करेंगे तो तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर ये प्रणाली को अगर हम अनुपातिक प्रतिनिधित्व को बनाए तो इतने बड़े देश में चुनाव हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका पहला और तीसरा नंबर स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्लियर, भूलेंगे तो नहीं, इसको भूलना नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे तो आगे कौन सा प्रश्न है। एक मिनट रुकिए। चलो आप देखेंगे, हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या कितने पे हम लोग पहुंच गए? 129 पे। ठीक है, राज्यसभा के संदर्भ में नीचे दे कथनों पर विचार करें। राज्य परिषद के लिए राज्यसभा नाम जीबी मालंकर के द्वारा
प्रस्तावित किया। पहले राज्य परिषद हुआ करता था, लेकिन बाद में, ठीक है, इसका नाम राज्यसभा रखा गया। देखिए, राज्यसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने राज्यसभा शब्द का नाम, राज्यसभा का हिंदी नाम राज्यसभा रखने के परिषद में घोषणा की थी। किसने किसने? अरे राज्यसभा का पहले अध्यक्ष पूछेगा तो क्या बताओगे आप? कॉमन सेंस होना चाहिए। जो देश के पहले उपराष्ट्रपति वही राज्यसभा का पहले अध्यक्ष। तो देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते वही ना राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं या फिर सभापति होते हैं। तो राज्यसभा का नाम श्री जीवी मालवकर क्यों रखेंगे? तो लोकसभा का पहले स्पीकर बने थे ना। तो राज्यसभा का नाम कौन दिया? राज्य परिषद से राज्यसभा का नाम कौन दिया? तो राधाकृष्णन साहब, ठीक है। और लोकसभा का नाम कौन देगा फिर? तो लोकसभा का नाम देखिए जीवी मालवकर, ठीक है। तो लोकसभा को आम सभा कहते थे, ठीक है। जब हाउस ऑफ कॉमन्स था ना ब्रिटेन में, हाउस ऑफ कॉमन्स, तो हाउस ऑफ कॉमन्स का हिंदी अनुवाद क्या होता है? आम सभा होता है। तो इसको आम सभा नाम रखा गया था, इसको रखा गया, बाद में जाके इसका नाम बदल दिया गया, इसका नाम लोकसभा। ये नाम किसने दिया? तो जीवी मालवकर साहब ने। राज्यसभा के लिए चुने गए सदस्य किसी परिस्थिति में 6 साल तक अपनी सदस्यता बनाए रखते हैं, ठीक है। तो नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। राज्यसभा का चुने गए सदस्य किसी भी परिस्थिति में 6 साल तक अपनी सदस्यता नहीं रहता है, ध्यान रखेंगे। प्रत्येक सदस्य को 6 साल की अवधि के लिए चुना जाता है, लेकिन किसी भी, ठीक है, किसी भी परिस्थिति में, ठीक है, 6 साल बाद बीच में तो बर्खास्त भी हो सकते हैं ना, कुछ और भी हो सकता है, दल बदल भी लग सकता है, बहुत सारा नियम हो सकता है। और ऐसा नहीं कि एक बार चुन दिया गया तो किसी परिस्थिति में वो नहीं हटेगा, तो कुछ ऐसा परिस्थिति हो सकता है बीच में भी उसको हटना होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मान लीजिए पार्टी बदल लिया तो उसकी सदस्यता तो चली जाएगी ना। राज्यसभा के रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपचुनाव की कोई प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, तो ये तीसरा वाला स्टेटमेंट की बात की गलत है, ठीक है। हर जगह को भरने के लिए क्या होता है? उपचुनाव करवाना पड़ता है, तो ध्यान में गलत है। तो कौन सा सही है? देखिए पहला नंबर सही है, पहला भी गलत है, ठीक है। गलत की बात करेंगे तो 1 2 3 सारे ही सारे गलत है। लोकसभा में आम चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उम्मीदवारों का नामांकन दाखिल करते समय अपने सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में विवरण देना होगा। हाँ, आप देना पड़ता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नया चीज आ गया है, नियम हो गया है। मान लीजिए तो भारत के चुनाव आयोग के अनुसार कोई उम्मीदवार जो, ठीक है, लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है, यदि उसके पास कोई प्रमाणित सोशल मीडिया अकाउंट है, ब्लू टिक लगा हुआ है जो उसके नाम से चलता है, उसके नामांकन दाखिल करते समय फॉर्म 26 के पैरा 3 में इसकी जानकारी देनी होगी। वेबसाइट पर स्वयं के अकाउंट पर अपलोड की गई फोटो या वीडियो के रूप में कोई भी राजनीतिक सामग्री राजनीतिक विज्ञापन नहीं मानी जाएगी। तो बिल्कुल ठीक है ये। जनप्रतिनिधि अधिनियम, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट कहते हैं ना इसको, ठीक है। 1951 एग्जिट पोल के संचालन इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से उनके परिणामों के प्रसार पर प्रतिबंध नहीं लगाता है, तो लगाता है, ठीक है, ध्यान रखिए। जब तक देश में चुनाव ना हो जाए तब तक एग्जिट पोल नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना। अगर मान लीजिए अभी देश में चुनाव चल रहा है, ठीक है, हम बोलते एग्जिट पोल में दिखा दिए से बीजेपी चुनाव जीत रही है, तो लोगों का मतलब ध्यान में क्या होगा? बीजेपी तो चुनाव जीती रही है, चलो वोट देते हैं, ठीक है। एग्जिट पोल कब आता है? जब वोट समाप्त हो जाता है, ठीक है। वोट जैसे मान लो पूरी तरीके से चुनाव समाप्त हो गया, उसके बाद एग्जिट पोल आएगा, ना कि ऐसा नहीं कि चुनाव चल रहा है बीच में एग्जिट पोल निकाल दिए, ठीक है। तो चुनाव समाप्त होने के बाद एग्जिट पोल आएगा। तो इसके लिए पीपुल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट की बात करें 1951 इसके लिए सख्त नियम बनाता है, ठीक है, ताकि लोगों को भ्रमित न किया जाए, ठीक है। तो कौन सा सही है? तो 1 2 इतने चुनाव से क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इस बार देश में चुनावी साल था, ठीक है, हो सकता है एग्जाम में चुनाव से क्वेश्चन देखने को मिले, इसलिए इसको कर लीजिएगा अच्छे से। भारत के चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मूल रूप से आयोग एक मुख्य चुनाव आयुक्त है, एक चुनाव आयुक्त, गलत है ना। एक चुनाव आयुक्त के अलावा, एक मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा, ठीक है, 2 अन्य होते हैं। कितने होते हैं? 2 अन्य होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1950 में अपनी स्थापना के बाद से 15 अक्टूबर 1989 तक चुनाव आयोग मुख्य चुनाव आयोग से मिलकर एकल सदस्यीय निकाय हुआ करता था। तो मतलब 1950 में जब इसकी स्थापना होती है, 1989 तक इसमें चुनाव आयोग में कितने, एक ही सदस्य होते थे। लेकिन 1989 में एक व्यक्ति चुनाव आयोग बनता है जिनका नाम था टीएन शेषन। क्या नाम था? टीएन शेषन। बड़ा सख्त आदमी था, ठीक है, नेताओं का तो इसने एकदम नहीं बोलते हैं, सारी गर्मी उतार दी थी इसने, ठीक है। तो बाद में नेताओं का लगा से भाई साहब टीएन शेषन जो है इतना पावरफुल हो चुका है,
इसको पावर को कम करना है। और जो लोगों को पावर को कम करने के लिए क्या करते हैं, उसके उसके मतलब उसके बराबर का किसी व्यक्ति को बैठा देते हैं। तो यहाँ पे सरकार ने क्या चाल चला, टीएन शेषन को पावर को कम करने के लिए 2 अन्य चुनाव आयुक्त को बैठा दिया। तो क्या होगा, पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि नहीं हो गया। तो 1989 तक चुनाव आयोग जो था 1 सदस्यीय था, बाद में जाके 3 सदस्यीय हो गया। मतलब एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, 2 ही होते हैं ना कि 3 होते हैं? होते हैं सर। ठीक है, 2 होते हैं। ठीक है, अब दूसरा की बात है, चुनाव के निर्णयों को केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक, गलत है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में देखेंगे चुनाव आयोग के निर्णयों को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालयों में या फिर उचित याचिकाओं द्वारा भारत के, ठीक है, चुनाव आयोग में भी, मतलब इसकी भारत के सुप्रीम कोर्ट की बात करें वहां भी चुनौती दी जा सकती है। और ऐसा नहीं केवल सर्वोच्च न्यायालय में, अगर मान लीजिए किसी अभी जो मान लीजिए किसी स्टेट का मामला है तो भाई हाई कोर्ट में भी जाएगा। राज्य चुनाव आयोग भारत के चुनाव आयोग से स्वतंत्र है। बिल्कुल, राज्य चुनाव आयोग की बात करेंगे तो भारत के चुनाव आयोग से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिए, ये स्वतंत्र है। ठीक है, ये लेकिन सर स्वतंत्र है। राष्ट्रपति के मामले में हो जाता है। कौन, ये राज्य चुनाव आयोग? जी। नहीं, राज्य चुनाव आयोग नहीं, दूसरा जो नंबर है कि केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई मामला राष्ट्रपति होगा के तब चुनाव से सुप्रीम संबंधित कोर्ट। कोई मामला होगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई मामला होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट में हाँ, जाएगा। ठीक है, जी। ठीक है। तो कौन सा सही है, तो 1, 2 सही है। राज्य चुनाव आयोग की बात करेंगे तो चुनाव आयोग से क्या है, स्वतंत्र है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा स्वतंत्र है इसका मतलब ये नहीं अपना मतदाता सूची तैयार करेगा। ठीक है, मतदाता सूची तैयार करने की पावर राज्य चुनाव आयोग के पास नहीं है। ठीक है, जो मुख्य चुनाव आयोग जो मतदाता सूची बना के देगा उसी पे काम कर। देश में सारे चुनाव के लिए एक ही मतदाता सूची है, विधानसभा के चुनाव के लिए भी सेम, लोकसभा के चुनाव के लिए भी सेम, पंचायतों के चुनाव के लिए भी सेम मतदाता सूची अलग अलग नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चलेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, राज्यसभा के सभी सदस्यों का चुनाव राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे तो सभी सदस्यों लगा के इसको गलत कर दिया है। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा में सभी सदस्यों का चुनाव तो होता ही नहीं है, कुछ सदस्य तो राष्ट्रपति के द्वारा मतलब क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। ठीक है, ठीक है, बाकी जो व्यक्ति का, बाकी जो लोगों का चुनाव होता है उसमें ये मेथड लगता है। ठीक है, तो ये तो सही है, लेकिन अब सभी लगा के इसको क्या कर दिया, गलत कर दिया। राज्यसभा राज्य विधान परिषद के निर्माण और उन्मूलन के लिए विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर सकती है। ठीक है, तो दूसरा वाला की बात करेंगे, गलत है। ठीक है, देखिए सबसे पहले राज्य विधान परिषद को हटाना है या फिर मतलब उसको उन्मूलन करना है या फिर उसको सृजन करना है, तो ऐसे कंडीशन में संबंधित राज्य के विधानसभा से विशेष बहुमत से विशिष्ट प्रस्ताव को पारित करना पड़ेगा। और जब संबंधित राज्य का विधानसभा की बात करेंगे उसको पार कर देगा तो फिर इसको मतलब ध्यान रखिए ये लोकसभा में जाता है। ठीक है, कहाँ पे जाता है, लोकसभा में जाता है। राज्यसभा का, ठीक है, ध्यान रखेंगे, राज्य विधान परिषद के निर्माण उन्मूलन में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है, मतलब विधानसभा से लोकसभा में। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन की बात करें गलत है, मतलब कोई भी सही नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार किस संशोधन के लिए राज्यों के बहुमत की सहमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, किस प्रकार का संशोधन के लिए राज्यों की, ठीक है, बहुमत मतलब राज्यों के बहुमत की सहमति की आवश्यकता होती है। तो राज्यसभा में कोरम में संशोधन इसमें नहीं होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन में संशोधन इसमें भी नहीं होती है। अब देखिए संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व की बात करेंगे, संसद में राज्यों का क्या प्रतिनिधित्व होगा, अगर इसको अगर करना पड़ेगा ना तो यहाँ पे आपको ध्यान रखें राज्यों के भी इसमें सहमति होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 केवल सही है। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, समझ गया ना, क्लियर। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ठीक है, 134, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो पहला वाला स्टेटमेंट, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है और लोकसभा के द्वारा इसकी सहमति होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधित प्रावधान सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाएगा, ध्यान में इसको ये भी रखना है। राज्य का राज्यपाल उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, क्योंकि वो लाभ के पद के बराबर है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे तो दूसरा वाला स्टेटमेंट की बात करें वो भी सही है। ठीक है, राज्य का जो राज्यपाल जो होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता क्योंकि लाभ के पद के बराबर। अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव अगर उसको लड़ना है तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी अधीनस्थ स्थानीय अधिकरण
प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है तो वो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक है, किसी व्यक्ति को केवल इस आधार पर लाभ का पद धारण करने की माना नहीं माना जाए कि वो संघ या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या किसी राज्य राज्यपाल या संघ या किसी राज्य में मंत्री है। ठीक है, ध्यान रखें, इस पर राज्य का राज्यपाल उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, राज्य का राज्यपाल उपराष्ट्रपति के चुनाव नहीं लड़ सकता है क्योंकि वो लाभ के पद के बराबर है। इसका सही आंसर क्या है? ये तो सही है, गलत लग रहा है। इसका आंसर बी। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का 5 मिनट। गलत या सही? ये 130 कितना नंबर क्वेश्चन है ये? 134। इसका आंसर क्या लिया है? कौन सा गलत है? क्वेश्चन बोल रहा है गलत कौन कौन सा? गलत है तो हाँ, दो तो तो तुम बुझ सही गए। है ना। ठीक है, तो इसका नहीं, गलत है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, ये सही है, ये आपका गलत है। देखिए देखिए, कोई भी जो पद जो होता है ना, जो पॉलिटिक्स वाला जो पद होता है वो आपका लाभ का पद नहीं होता। जैसे राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यपाल का पद, ठीक है, राज्य का मंत्री का पद, ये सब लाभ का पद नहीं है। ठीक है, तो राज्य का राज्यपाल उपराष्ट्रपति के चुनाव नहीं लड़ सकता क्योंकि लाभ के पद के बराबर है। तो ये गलती है, मतलब लड़ सकता है, मतलब यहाँ पे ये कहना होगा तो राज्यपाल का पद लाभ का पद नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, कौन कौन नहीं होता, तो संघ का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल या संघ के किसी राज्य का मंत्री है तो इस प्रकार के राज्य का राज्यपाल उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, ये लाभ का पद नहीं होगा। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सदन के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपसभापति विधायक को धन विधायक के रूप में प्रमाणित कर सकता है। तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो पदेन अध्यक्ष होगा। ठीक है, तो उसके पास एक कैपेबिलिटी आ जाती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 176 में राज्य विधानमंडल के राज्यपाल में अभिभाषण पे चर्चा का प्रावधान है। तो 176 में है। ठीक है, राष्ट्रपति का अभिभाषण किसमें है? राष्ट्रपति का अभिभाषण किसमें है? तीसरा वाला स्टेटमेंट के बाद सदन में विधायी विशेषाधिकार उन लोगों को दिए जा सकते हैं जिन्हें बोलने या सदन में कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। बिल्कुल, राष्ट्रपति का अभिभाषण अनुच्छेद कितना याद है क्या? मैं भी भूल गया। 86 में राष्ट्रपति के चेक करके बता सर। 85 में है सर। 89 तो नहीं होगा। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, चेक कर लीजिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कितने, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है, अब आते 105वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो ध्यान रखें कौन सा कथन सही की बात करेंगे। राज्य सरकार सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करेगी, मतलब ओबीसी से संबंधित है। ठीक है, 105वें संविधान संशोधन 2021 में संविधान को अपनी स्वीकृति दी। जो राज्य सरकार को सामाजिक और शैक्षणिक रूप में पिछड़े वर्ग की पहचान करने और निर्देशित करने का क्या है? अधिकार है। ठीक है, 137 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में कितने उच्च न्यायालयों का एक से अधिक राज्यों, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ पे अधिकार क्षेत्र है? कितने का है? तो ध्यान रखें, इसका आंसर लिया है बी। ठीक है, अब कौन कौन उच्च न्यायालय जरा हम देख ले। सबसे पहले बॉम्बे उच्च न्यायालय कहाँ कहाँ पे पड़ेगा? महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव। बॉम्बे का महाराष्ट्र में है, गोवा में है, दादरा नगर हवेली में है, ये लिख देता हूं, दादरा नगर हवेली में है, और साथ में क्या हो जाएगा? दमन और दीव में है। ठीक है, दमन में। अब चलते हैं हम लोग गुवाहाटी उच्च न्यायालय। ठीक है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की बात करेंगे, इसमें असम आ जाएगा आपको। असम की बात करेंगे तो नागालैंड है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद आएगा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में आपको मिलेगा, ठीक है, हरियाणा उच्च न्यायालय। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ आता है। मतलब ऐसे 3 उच्च न्यायालय है, इसका क्षेत्राधिकार, ठीक है, अपने राज्यों से बाहर भी है। ठीक है, कौन कौन उच्च न्यायालय? तो सबसे पहले कौन सा? ठीक है, महाराष्ट्र वाला आपको बॉम्बे उच्च न्यायालय आपको देखने को मिलेगा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है। ठीक है, ध्यान में आपको ये रखना होगा। ठीक है, भारतीय राजनीति, हाँ 87, राष्ट्रपति का अभिभाषण 87 में। ठीक है, भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस मामले में राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियां प्राप्त है? तो किस मामले में है लोकसभा के बराबर शक्तियां प्राप्त? तो पहला ऑप्शन की बात करेंगे तो राष्ट्रपति को तीनों प्रकार की आपात स्थितियों की घोषणा करने की मंजूरी में राज्यसभा से विवाद करवाना पड़ेगा।
नियंत्रक महालेखालय का परीक्षा को भी हटाने में, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को मंजूरी देने में, अब वित्त आयोग की रिपोर्ट की पर विचार करना। ठीक है, इस सब में मतलब क्या है, बराबर के अधिकार इसको राज्यसभा को भी मतलब है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इसमें किसी प्रकार की अंतर नहीं है। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा में। ठीक है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद 14 और 19 में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का अपवाद है। ठीक है, तो 31 का ए और 31 का सी। ठीक है, मौलिक अधिकारों का मतलब क्या है, अपवाद है। ठीक है, 31 का ए और 31 का सी। कभी इस अनुच्छेद पे बात करेंगे क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनुच्छेद 31 और, ठीक है, और सी, अनुच्छेद 14 और 19 में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का अपवाद है, क्योंकि कृषि सुधार और सामाजिक आर्थिक कल्याण के उद्देश्य से विशिष्ट संदर्भों में समानता और संपत्ति के अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने की भी मतलब क्या करते हैं, अनुमति देते हैं। ठीक है, अब आते 140 नंबर क्वेश्चन देखिए। उसमें तो 31 भारत और ग था ना, मतलब हम ऐसा 31, पढ़े थे एक, हाँ मतलब 14 और बताइए। 19 का जो है 31 ख और ग जहाँ होगा वहाँ 14 और 19 का मतलब उसका प्रायोरिटी कम दिया जाएगा। हाँ, वो तो इसको अपवाद किस में आ आधार जाता है। पर ठीक है, इस तरह इसको किस 31 आधार का पर सेट किया ए, गया? ठीक है, 31 का सी ये होगा। ठीक है, आप क्या बोलिए, 31 का बी और 31 का सी कह रही है क्या? हाँ, नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, ए और सी सही है। ठीक है, ए और सी है, गलत पढ़ी हुई थी। ठीक है, चेक कर लीजिए, 31 एंड 31 सी होगा। ठीक है, इसको कब शामिल किया गया था, 1951 में जो पहला कृषि संशोधन जो हुआ था ना, ये 9 शेड्यूल में भी है। ठीक है, 9 शेड्यूल को प्रोटेक्शन प्राप्त करता है दोनों। ठीक है, 9 शेड्यूल में कोई सब्जेक्ट चला जाता है ना, उसका बोलता हाँ भाई सर, साहब जुडिशियल जब रिव्यू नहीं करेगा, उसके लिए है। हाँ ठीक प्रथम है, तो संविधान 31 संशोधन का के टाइम में 31 का ए और 31 का सी होगा। ठीक है, बी सी नहीं होगा। अब देखेंगे यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुसार संविधान में संशोधन करने में कोई अलग घटक निकाय नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो पहला ऑप्शन की बात करें, बिल्कुल ठीक है, संविधान में संशोधन कौन करेगा भाई, संसद करेगी, कोई अलग से कोई है ना, नहीं ना है। ठीक है, कुछ मामलों में देखेंगे। ठीक है, देखेंगे भारत में संशोधन की संविधान निर्माता शक्ति संसद। देखिए, केवल कुछ मामलों में राज्य विधानसभाओं में भी है। और राज्य विधानसभा में क्या है, कोई पावर उबर नहीं है, लेकिन राज्य वगैरह का नाम वगैरह जो चेंज वगैरह करते हैं, मतलब बिहार का नाम परिवर्तन करना, सीमा परिवर्तन करता है, तो राज्य विधानसभा में पूछा जाता है। लेकिन राज्य विधानसभा में पूछने के बाद वो जो सलाह वगैरह देगा ना, उसको मानने के लिए भी बात करेंगे, बाध्य नहीं है। ठीक है, राज्य विधानमंडल को समय अवधि के 6 महीने के भीतर उन्हें अनुशंसित संविधान संशोधन विधेयक को या तो अनुमोदित या फिर अस्वीकार करना होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो दूसरा वाला की बात करें, गलत है। देखिए, कोई निर्धारित समय सीमा नहीं है जिसके भीतर राज्यों को विधेयक पर अपनी सहमति देनी होती है। ठीक है, हालांकि कोई सहमति देगा भी तो संसद उसके बातों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं, सिंपल सी बात है, अगर राज्य का सीमा परिवर्तन करना, छोटा बड़ा करना, तो राज्य की बिना अनुमति से भी किया जा सकता है। संविधान में संशोधन करने में राज्य विधानमंडल की भूमिका सीमित है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या है इसका है क्या, देखिए, संविधान में प्रावधान को राजनीति के संघीय ढांचा से संबंधित है। संसद के विशेष बहुमत और राज्य विधानसभा के आधे हिस्से की सहमति से साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। मतलब कुछ कुछ मामलों में राज्यों की भी सहमति ली जाती है जो संघीय ढांचा से संबंधित हो, हालांकि बहुत अधिकार की बात करेंगे, सीमित है। ठीक है, तो 1-3 आपका सही है। 141 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दिख रहा है, राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष की बात हो रही है, मतलब विधानसभा का स्पीकर समझिए, उनके वेतन भत्ते भारत के संचित निधि पे भारित होते हैं। तो पहला नंबर ऑप्शन की बात गलत है भाई साहब, क्यों देगा भारत का संचित निधि, राज्य का संचित निधि से इनको सैलरी वगैरह मिलता है। ठीक है, उन्हें सदन के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा लोकसभा से हटा सकता है। भाई, राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष को हटाने के लिए लोकसभा क्या करने आएगी। ठीक है, कौन हटाएगा, तो राज्य विधानसभा ही हटाएगा। वो सामान्य रूप से पहली बार मतदान नहीं करता, बिल्कुल ठीक है, सामान्य रूप से पहली बार मतदान नहीं करता, लेकिन जो निर्णायक वोट वो देता है। ठीक है, आपका 3 वाला की बात करेंगे, आपका सही है, बाकी सारे के सारे गलत। देखिए, किसी भी सदन का जो सभापति जो होगा ना, वो सामान्य रूप से पहला वोट नहीं करेगा, लेकिन जब वोट जब बराबर जब हो जाएगा ना, तो उसमें क्या करेगा, अपनी सहमति देगा से हमको किधर जाना, चाहे राज्यसभा का सभापति हो, लोकसभा का स्पीकर हो, ठीक है, विधानसभा का स्पीकर हो, विधान परिषद का सभापति है, तो हमेशा क्या करेगा, निर्णायक मत ही देगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नीचे दिए गए संसदीय समितियों में कौन सी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के संयुक्त रूप से प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है,
तो ध्यान रखेंगे इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, इसका आंसर सी लिया है, मतलब 1 2 4 क्या है, 1 2 4 लाभ के पद से संबंधित समिति, सहकारी आश्वासनों से संबंधित समिति और सार्वजनिक उपक्रम से संबंधित समिति। सार्वजनिक उपक्रम की बात करेंगे तो ध्यान में रखेंगे तो इसमें मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले लोक लेखा समिति के ऊपर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होता है। यहाँ पे लोक लेखा तो ऑप्शन में नहीं लिया, लोकसभा में 15 + 7 का रेशियो होता है, ये भी दोनों से मिलकर बनता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखोगे लाभ के पदों से संबंधित समिति की बात करेंगे, इसमें 15 सदस्य होते हैं, ठीक है। लाभ के पद वाला में कितना होता है, 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 10 5 होता है, तो 10 लोकसभा से और 5 की बात करें राज्यसभा से, ठीक है। लोक लेखा समिति की बात करेंगे, लोक लेखा समिति भी सही है, सॉरी लोक लेखा समिति भी सही, इसमें कितना होता है 22 होता है, 15 + 7 होता है, ठीक है। लाभ के पद से 10 और 5 15, मतलब 10 लोकसभा से 5 को राज्यसभा से। लोक लेखा में 22 गो होता है, 15 + 7, ठीक है। अब बात करेंगे तो कौन सा आता है, चौथा नंबर की बात करेंगे। चौथा में क्या होता है, चौथा में क्या दिया हुआ है, सरकारी उपक्रमों से संबंधित समिति की बात करेंगे। तो यहाँ पर भी बात करना है, तो यहाँ पर भी आपको कितने होते हैं, यहाँ पर भी आपको कितने सदस्य होते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ लोचा पहले 15 थे यहाँ पे, ठीक है, बाद में इसको बढ़ाकर मतलब क्या कर दिया, 22 कर दिया। तो जहाँ पे 15 आएगा ना वहां पे 10 और 5 होगा, और जहाँ पे 22 आएगा वहां पे 15 और 7 होगा, ठीक है। मतलब लाभ के, ठीक है, लाभ के पद से संबंधित समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये तीनों समिति में लोकसभा राज्यसभा दोनों से मिलकर इसकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। लेकिन आपसे एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछता है लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या की बात करें कितनी होती है, तो यहाँ पे 22 होती है, ठीक है। एक होता है प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है, और ये केवल के केवल लोकसभा से चुनकर जाते हैं, ठीक है, मतलब राज्यसभा में इसकी किसी प्रकार की कोई भी भूमिका नहीं है। विपक्ष के नेता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, 1977 तक विपक्ष के नेता के पद पे कोई प्रासंगिक नहीं जुड़ा हुआ था, ठीक है, तो बिल्कुल ये ठीक है। भारत संसद के सदन में विपक्ष का नेता एक वैधानिक पद है, बिल्कुल संविधान में कोई चर्चा नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही है। सामान्य तौर पर विपक्षी दल के मुख्य सचेतक को सदन में विपक्ष का नेता नियुक्त किया जाता है, तो ये गलत है, ठीक है। देखिए सत्तारूढ़ विपक्षी दोनों दलों के पास अपना स्वयं का सचेतक होता है। सचेतक का पद का न तो संविधान में और न ही मतलब प्रक्रिया के नियमों में उल्लेख किया गया, ये संसदीय परंपरा है। सचेतक को सदन में पार्टी नेता की सहायता करने और पार्टी सदस्यों को उपस्थिति बनाए रखने के लिए नियुक्त किया जाता है। वो पार्टी वो संसद में पार्टी के सदस्यों को व्यवहार और नियंत्रित की निगरानी भी करता है, ठीक है। विपक्षी दल के मुख्य सचेतक को विपक्ष का नेता नियुक्त करना अनिवार्य नहीं है, हालांकि हो भी सकता है लेकिन अनिवार्य नहीं है। और सचेतक का काम क्या होता है, जैसे सचेतक मान लीजिए सदन में किसी भी मतदान पे वोट होने वाली है, ठीक है, मान लीजिए कोई मतदान आने वाला है, मतलब कोई भी ऐसी मत होने वाला है उसमें सभी पार्टी वोट करेंगे अपना, तो मान लीजिए बीजेपी का कोई सचेतक जो है उसको बोल दिया गया, बीजेपी के सचेतक को पता है से आज पार्टी का जो मत जो होने वाला है यस बोला जाएगा, मतलब पार्टी हाँ में मतदान करेगी, ठीक है। तो सचेतक का काम क्या होता है, बीहप जारी करना, ठीक है। एक होता है बीहप होता है, WHIP बीहप जारी कर देता है। तो देखो अभी जो वोटिंग जो होने वाली है उसमें सभी को क्या करना है, यस मतदान करना, सहमति देना है, ठीक है। तो ये बीहप जारी हो गया, बीहप जारी हो गया ना, तो अगर मान लीजिए कोई पार्टी सदस्य अगर बीहप जारी हो गया सदन में, ठीक है, कोई इसको ना में अगर वोट कर देगा तो उसकी सदस्यता चली जाएगी, मतलब उसपे कौन सा लग जाएगा, तो उसपे दल बदल लग जाएगा, ठीक है। मतलब कहा जाएगा सर तुमने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर तुमने वोटिंग की है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये काम जो होता है सचेतक का होता है, इसको बोलते हैं मुख्य सचेतक होते हैं। तो मुख्य सचेतक पार्टी का विपक्ष का नेता नहीं होता, पार्टी का विपक्ष का नेता आमतौर पे पार्टी का अपना चुना जाता है, मतलब सदन को चलाने के लिए विपक्ष की भूमिका अनिवार्य होती है, ठीक है। सामान्य तौर पे कहा जाता है सत्तारूढ़ दल के बाद जो सबसे बड़ी जो पार्टी होती है वही मतलब क्या होता है, विपक्ष के तौर पे काम करता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो गलत है, बाकी पहला दूसरा की बात करेंगे सही है, ठीक है। और ये कोई वैधानिक पद नहीं है, ठीक है। आप देखें 144 नंबर क्वेश्चन देखें, दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन की बात करेंगे सही है, दल बदल के बारे में बात करेंगे। तो ये कानून संसद और राज्य विधानसभा दोनों सदस्यों पर लागू होते बिल्कुल। यह दल बदल करने वाले विधायकों को प्रोत्साहित करने या स्वीकार करने के लिए राजनीतिक दलों को दंडित नहीं करता, ठीक है। तो ध्यान रखें दूसरा सही है, ठीक है। दल बदल करने वाले विधायकों को प्रोत्साहित करने या स्वीकार करने के लिए राजनीतिक दलों को दंडित नहीं करता, तो ये तो आपका सही है। देखिए एक विधायक को दल बदल करने वाला माना जाता है यदि या तो स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ दे या
ठीक है, वोट पर पार्टी के नेतृत्व के निर्देशों की अवहेलना करे। मतलब वोट पर पार्टी के निर्देशों की अवहेलना क्या, मतलब पार्टी ने कहा से यस वोट करो और नो कर दिया तो उसकी सदस्यता गई। या फिर उसने मतलब क्या किया, किसी पार्टी से चुनाव लड़ा फिर मतलब उसने पार्टी से इस्तीफा दे दिया तो भी उसकी सदस्यता गई। अगर उसने किसी पार्टी से चुनाव लड़ा, ठीक है, और किसी दूसरे पार्टी में चला गया तो भी उसकी सदस्यता जाएगी। ठीक है, उसके बाद करेंगे कानून के तहत स्पीकर को 3 महीने के भीतर दल बदल याचिका का फैसला करना चाहिए। ठीक है, तो कोई समय सीमा फिक्स नहीं किया गया, यही थोड़ा सा क्या होता है ना स्पीकर के एज में। इस बार देखिए स्पीकर को लेकर सबसे ज्यादा विवाद क्यों हो रहा था, क्योंकि जब भी गठबंधन की सरकार जब होती है तो उसमें स्पीकर की भूमिका बहुत बेहतरीन हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई पार्टी, अगर कोई सदस्य अगर दल बदल अगर करता है तो उसमें स्पीकर के हाथ में लड्डू होता है, मतलब पूरी तरीके से फैसला कौन होता है, स्पीकर लेता है। ठीक है, सामान्य तौर पर 3 महीने के भीतर मतलब निर्णय लेना चाहिए, लेकिन ऐसा किसी प्रकार का कोई कानूनी प्रावधान नहीं। ठीक है, और ये सर्वासर्वी फैसला स्पीकर ही लेता है। यह किसी विधायक को उसके विवेक, निर्णय और उसके मतदाताओं के हितों के अनुरूप मतदान करने से नहीं रोकता। तो ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल चौथा गलत है, क्योंकि जहां पर भी, ठीक है, दल बदल विरोधी कानून सिंपल से आपकी जो इच्छा है वो काम नहीं करेगी, पार्टी की इच्छा क्या है वो मैटर करता है। अगर आपका मन है से हम यस वोट करें, लेकिन पार्टी का सचेत पार्टी ने विहप जारी किया है से नहीं नो वोट करना है, तो आपकी इच्छा काम नहीं करेगी। ठीक है, आपको पार्टी के लाइन पे चलना पड़ेगा। क्यों चलना पड़ेगा, क्योंकि उस पार्टी से आपने चुनाव जीता है। ठीक है, अगर आप पार्टी के लाइन से जाकर वो करोगे तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। तो मतलब आपकी इच्छा मायने नहीं रखती है। ठीक है, पार्टी की क्या इच्छा है वो मैटर करती है। ठीक है, तो ये आपका दल बदल में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आप क्या देखोगे यहाँ पे, तो कौन सा सही हो जाएगा इसका, तो 1 और 2 की बात सही है, बाकी गलत है। भारतीय राज्य व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार के समवर्ती सूची में बनाए गए संसदीय कानून के राज्यों द्वारा निष्पादित किया जाना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखें, पहला ऑप्शन की बात सही है। यदि विधायक पर अपनी सहमति मिलने से पहले मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता तो भारत के राष्ट्रपति पुनः वीटो का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, ये भी सही है। भारत के संविधान के लागू होने के बाद से राष्ट्रपति द्वारा पॉकेट वीटो का प्रयोग नहीं किया गया, गलत है। पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था, ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था 1986 में। राष्ट्रपति, ठीक है, डाकघर संशोधन विधेयक में, ठीक है, ये प्रयोग किया था। यहाँ पे क्या था, डाकघर संशोधन विधेयक क्या था, मतलब हम अगर आपको कोई पत्र लिखते या फिर आप हमें कोई पत्र लिखते हैं तो सरकार उस पत्र को पढ़ना चाहती थी। ठीक है, तो सरकार किसी भी पत्र को, किसी भी चीजों को पढ़ सकती, किसी गोपनीयता का अधिकार का उल्लंघन होता, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता, राष्ट्रपति को मजबूर होकर पॉकेट वीटा का प्रयोग करना पड़ा। बाद में बिल जो था बहुत साल के बाद पास किया गया, लेकिन बाद में ये समाप्त हो जाता है। ठीक है, आगे की सरकार ने इसको पास नहीं किया था। ठीक है, तो ध्यान में इसको रखेंगे। तो 1986 में पॉकेट वीटा का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। ठीक है, भारतीय संसदीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में यह दीर्घकालीन नीतियों के कार्यान्वयन के लिए अत्यधिक अनुकूल है। ठीक है, तो पहला नंबर की बात करेंगे तो पहला नंबर गलत है। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति सरकार जो होती है ना, थोड़ा सा अस्थिर सरकार होता है। क्योंकि अस्थिर सरकार राष्ट्रपति सरकार क्यों होता है, क्योंकि राष्ट्रपति सरकार जहां पे होगा ना, तो राष्ट्रपति सरकार में क्या होता है ना, विधायिका से कार्यपालिका का कोई भी लेना देना नहीं होता है। अब इसको मैं कैसे समझाऊं, तो ऐसा समझा दे तो समझ लीजिए। मतलब अमेरिका में भी बाइडेन की सरकार है, तो बाइडेन अभी राष्ट्रपति है। तो अमेरिका में कांग्रेस होता है और अमेरिका में क्या होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और एक सीनेट होता है। ठीक है, मतलब एक निचले सदन होता है, एक उच्च सदन होता है, उसको बाइडेन से कोई लेना देना नहीं है। मतलब हो सकता है बाइडेन राष्ट्रपति है लेकिन यहाँ पे इसकी पार्टी की यहाँ पे अल्पमत में हो। ठीक है, मतलब वहां का जो लोअर हाउस जो है, कांग्रेस की बात करेंगे, वहां पे बाइडेन की सरकार में तो अल्पमत में हो सकता है उसका एक भी व्यक्ति चुनाव जीतकर नहीं गया हो सदन में, लेकिन फिर भी वो राष्ट्रपति है। समझ रहे हैं ना। अब बाइडेन को जब अपना मंत्री चुनना पड़ेगा तो उसको सदन से मंत्री नहीं बनाएगा। ठीक है, मतलब विधायिका से किसी भी प्रकार का मतलब नहीं है। मतलब बाइडेन को मंत्री है तो किसी को बना ले, रोड पे से उठा के किसी व्यक्ति को मंत्री बना दे, लेकिन वो सदन का सदस्य नहीं होगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या होगा, स्टेबल हो गया। मतलब अगर विधायिका अगर चाहेगी बाइडेन को हटाना राष्ट्रपति के पद से तो नहीं हटा सकती है। अगर वहां का विधायिका, वहां का संसद अगर चाह ले बाइडेन को राष्ट्रपति के पद से हटाना तो नहीं हटा सकती है। मतलब ये व्यक्ति अगर एक बार अगर चुना गया तो अपने कार्यकाल को पूरा करेगा, ऐसी पूरी संभावना जब तक कि संविधान का अतिक्रमण न करे, इस पर अध्यादेश न पारित हो जाए। ठीक है, तो राष्ट्रपति की सरकार जो होती है स्टेबल गवर्नमेंट होती है,
संसदीय प्रणाली स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होता है। रीजन कैसा, अभी सिंपल भारत के संदर्भ में समझिए। संसदीय जो प्रणाली जो होती है वो मुख्यतः सदन के, ठीक है, बहुमत के ऊपर चलता है। सदन में बहुमत गिरा, सरकारें गिर जाएगी। सदन में बहुमत नहीं है तो गठबंधन का सरकार बना लिए, पार्टी पीछे हटा, सरकारी जाएगी। तो ये जो राष्ट्रपति प्रणाली के अलावा की बात करेंगे, जो आपका जो प्रणाली संसदीय प्रणाली तो स्टेबल नहीं होता। अभी मोदी जी मुख्य प्राइम मिनिस्टर है ना, मोदी जी कल प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, कल बोल दे वो क्या है, आंध्र प्रदेश का कौन पार्टी, चंद्रबाबू नायडू का पार्टी, नीतीश कुमार बोले ना हम तो आपके साथ शामिल नहीं है, अल्पमत में सरकार आ जाएगी, सरकारें गिर जाएगी। लेकिन राष्ट्रपति सरकार को गिराने के लिए किसी को सोचना पड़ेगा, क्योंकि सदन से इनका कोई लेना देना ही नहीं है, किसी प्रकार का कोई मैटर नहीं। यहाँ तक अमेरिका में जो व्यक्ति मंत्री बनता है ना, तो उसके लिए पहला कंडीशन होता है वो सदन का नहीं होना चाहिए। अगर सदन का कोई व्यक्ति मंत्री बन ही नहीं सकता, मतलब कोई भी सांसद मंत्री नहीं बन सकता। हमारे यहाँ क्या कंडीशन है, ठीक उल्टा है। मंत्री बनने के लिए उसको सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है। बिना सदन का सदस्य हुए कोई व्यक्ति मंत्री बन तो सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर में उसको सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। तो संसदीय प्रणाली की अपेक्षा अध्यक्षीय प्रणाली या फिर प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसको राष्ट्रपति सरकार कहते हैं, ज्यादा स्टेबल मानी जाती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे यहाँ तक ये भी होता है वो अपना कार्यकाल को पूरा करेगा ही। ठीक है, राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में विधायिका और कार्यपालिका के बीच में सहयोग अधिक है। तो दूसरा नंबर ऑप्शन की बात करें बिल्कुल ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति प्रणाली में क्या होता है, विधायिका को तो मतलब कोई मतलब नहीं होता है ना, विधायिका को राष्ट्रपति से कोई मतलब नहीं है। दोनों के बीच में क्या है, तो दोनों के बीच में कोई सहयोग ही नहीं है, दोनों अलग अलग है, एगो ईस्ट है, एगो नॉर्थ है, एगो वेस्ट है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो ये जो राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में विधायिका और कार्यपालिका में सहयोग अधिक किसमें होगा, संसदीय प्रणाली में। क्योंकि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके निर्देश पे काम करेगी, विधायिका के निर्देश पे तो काम करेगी। मतलब विधायिका, मान लीजिए मोदी जी क्या है, एक सदस्य के तौर पे तो विधायिका का हिस्सा है, संसद का हिस्सा है ना, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री है तो कार्यपालिका का हिस्सा हो गया। जो मंत्री परिषद जो होता है सदस्य के तौर पर विधायिका का हिस्सा है, लेकिन वही मंत्री परिषद क्या होगा, कार्यपालिका का हिस्सा है। तो कार्यपालिका और विधायिका साथ साथ में काम करती है संसदीय शासन प्रणाली में। जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में, ठीक है, कार्यपालिका और विधायिका का पूरी तरीके से मतलब क्या होता है, तो डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, दोनों का कोई मतलब ही नहीं होता। ये सरकार के सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों का ध्यान रखेगा, प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। तो तीसरा वाला भी सही है। ठीक है, बिल्कुल तीसरा वाला सही है। अब राष्ट्रपति भाई साहब, ठीक है, किसी भी जगह से आ सकता है, हो सकता है माने अमेरिका में कोई राष्ट्रपति बन जाए वो सैन फ्रांसिस्को का हो, और बाकी मंत्री को भी राष्ट्रपति चाहे तो सैन फ्रांसिस्को का ही बना दे। लेकिन क्या होता है, जो संसदीय शासन प्रणाली 500 सीट है तो 500 जगह से चुनकर आया है, मंत्री भी सभी जगह से बनाए जाएंगे। तो सभी जगहों का कोई जरूरी नहीं सभी जगह से बनाए जाए, समानता तो बनाए ही जाते हैं। तो ऐसे पटिशन में सभी वर्गों और क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसका 2 और 3 की सही है, पहला गलत है। भारत में संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में विचार करिए। एक निजी विधायक एक संसद द्वारा पेश किया जाता है, वो सरकार का अंग नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल देखिए, 2 तरह का विधायक होता है, कि निजी विधायक होता है, एक सरकारी विधायक होता है। सरकारी विधायक हमेशा मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। निजी विधायक की बात करेंगे तो किसी भी संसद सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, संसद का कोई भी सदस्य संविधान संशोधन विधेयक पेश कर सकता है। ठीक है, तो दूसरा नंबर ऑप्शन की बात करें, दूसरा ऑप्शन भी सही है। संसद का कोई भी सदस्य संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया जाता है, और संविधान संशोधन विधेयक केवल संसद में ही पेश होगा। ठीक है, राज्य विधानसभा में नहीं। एक निजी सदस्य एक सत्र के दौरान 4 से अधिक विधेयक पेश कर सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए तीसरा वाला भी सही है। ठीक है, क्योंकि निजी सदस्यों और विधेयकों और संकल्पों पर समिति ने अपनी 14वीं रिपोर्ट पर सिफारिश में एक निजी सदस्य एक सत्र के दौरान 4 से अधिक विधेयक पेश नहीं कर सकता। ठीक है, ध्यान, 4 से अधिक विधेयक पेश नहीं कर सकता है, मतलब मैक्सिमम 4 विधेयक ही उसको पेश करने को मिलेंगे। ठीक है, तो सारे कथन की बात करेंगे सही है। भारत के संविधान में संशोधन के लिए विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ध्यान रखेगा, तो इसका बी नंबर। भारत के संविधान में संशोधन करने वाले विधेयकों को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक का सहारा लिया जाए। देखिए, संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं होता है। ठीक है, ज्वाइंट सेशन नहीं है, ध्यान में रखना है, इसको बहुत ध्यान से रखिए। ज्वाइंट सेशन किसमें होगा, तो बीट विधेयक के मामले में ज्वाइंट सेशन 117 के सब क्लोज 1, 117 के सब क्लोज 3 में बीट विधेयक, इसमें किसी किसी मामले में ज्वाइंट सेशन है। ठीक है, साधारण विधायक के मामले में भी ज्वाइंट सेशन है। ठीक है, ज्वाइंट सेशन किसमें नहीं है, तो संविधान संशोधन विधेयक में ज्वाइंट सेशन नहीं है,
और धन विधायक के मामलों में ज्वाइंट सेशन नहीं है, ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। साधारण विधायक में या वित्त विधायक के मामलों में वित्त विधायक में है, ठीक है, किसमें नहीं है, तो संविधान संशोधन में और धन विधायक के मामले में ज्वाइंट। संविधान संशोधन विधायक को दोनों सदनों से अलग अलग पास करवाना पड़ता है, इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। 149 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजस्व उत्पन्न करने वाले अधिकांश वस्तुएं केंद्र सरकार के नियंत्रण में है, बिल्कुल। अरे राजस्व कौन ज्यादा देगा, राजस्व रेलवे ज्यादा देगा, राजस्व केंद्र सरकार का अधीन है। ज्यादातर जो राजस्व जो ज्यादा राजस्व जो होती है वो केंद्र सरकार के अधीन ही मतलब क्या होती है, ठीक है, ध्यान रखिए। केंद्र की कार्यकारी शक्ति राज्यों के कार्यकारी शक्तियों से श्रेष्ठ है, बिल्कुल सही है। केंद्र के पास सामान्य परिस्थितियों में राज्य की विधायी शक्तियों को ग्रहण करने की शक्ति है, ठीक है। तो तीसरा नंबर ऑप्शन की बात करेंगे तो सामान्य परिस्थिति में नहीं कर सकता है, ठीक है। देखिए केंद्र के पास राज्य की विधायी शक्तियों को ग्रहण करने की शक्ति तो है, लेकिन सामान्य परिस्थिति में नहीं है। कौन सी परिस्थिति है, विशेष परिस्थिति में। आप बोलोगे विशेष परिस्थिति क्या होगा, राज्य में 356 लगा दो, इमरजेंसी लगा होगा, तो ये सामान्य परिस्थिति तो है ना, इमरजेंसी लग जाना है, 356 लग जाना, कौन सी परिस्थिति है, विशेष परिस्थिति हो गया, ठीक है। देख रहे क्वेश्चन को कितने अच्छे से मतलब फॉर्म किया गया, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो विशेष परिस्थिति होता है, तो 1-2 की बात करेंगे, आपका सही है, सामान्य परिस्थिति नहीं होता। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अतिरिक्त संवैधानिक भाग है जो भारत के सरकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। तो ध्यान रखेंगे कौन है, तो सहकारी संघवाद को नीति आयोग देता है और साथ में देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद देता है, क्योंकि इन सब में क्या होता है, राज्यों की भी भूमिका होती है, ठीक है। तो 2 और 4 की बात करेंगे, सही है, ठीक है। इसी के तरह 150 क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कशन किया पार्ट 1 और पार्ट 2 के फॉर्म में, ठीक है। ये सेट को सभी लोग सेव कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि सेट ग्रुप से डिलीट होगा, उसके जगह पे कोई दूसरा टेस्ट सीरीज आ जाएगा, ठीक है। इसलिए सेट नंबर 11 प्रोटेक्शन का मूव कर लीजिए, फिर हमसे कोई बार बार एक ही चीज को नहीं मांगेंगे, ठीक है।